अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। भाई आजकल हमारे मुल्क में तकरीबन कोई 4 से 5 सीज़न चल रहे हैं। एक तो देखें हल्की हल्की जो है सर्दियों का उसका भी आगाज़ हो गया है यहाँ पर, जो वेडिंग सीज़न है उसका भी आगाज़ हो गया यहाँ पर, बच्चों के इम्तिहानों के सीज़न का भी आगाज़ हो गया आजकल, और साथ में जनाब जो वायरल बीमारियाँ हैं ऐसा लगता है उनका भी सीज़न, और लगता है कि ये सीज़न सबसे ज़्यादा लंबा चलने वाला है। हम इतने डेंगू के केसेस देख रहे हैं, इतने मलेरिया के केसेस देख रहे हैं, और जो वायरल बीमारियां हैं पूरे कराची वालों को लगता है कि बिल्कुल गले में यहाँ पे कुछ खराश हो रही है। पिछले दिनों मैं देख रही थी कि लाइन से लोगों को बुखार हो रहा था और नज़ला ज़ुकाम। फिर बहुत सारे लोगों ने भी बताया कि इनको कोविड की एक नई इकसाम जो अभी जिसके बारे में ज़्यादा बात तो नहीं की जाए, लेकिन कहा कि इट वाज काइंड ऑफ कोविड जिससे लोग अभी भी सफ़र कर रहे हैं। और ये जो डेंगू और मलेरिया, तो हमारी इसी फील्ड की एक प्राइवेट न्यूज़ चैनल की एंकर पर्सन, न्यूज़ एंकर अरूज, उनकी भी डेंगू की वजह से डेथ होगी, तो हम उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ गो हैं। और ये क्योंकि इतनी जवान मौत है, उनके पेरेंट्स के लिए, उनकी फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा दुआएं हैं कि अल्लाह पाक उनको सब्र दे। और देखें ये तो एक ऐसा यंग केस है जो कि हमारे सामने है, क्योंकि टेलीविज़न पे आती थी इनको डेंगू होने से डेथ होगी। सोचें ऐसे कितने ऐसे मज़ीद केसेस हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते। बहुत ज़्यादा जवान मौतें हो रही हैं डेंगू की वजह से। अच्छा, डेंगू एक ऐसी चीज़ है कि जिससे हम चाहें तो एहतियात कर सकते हैं। वो कैसे कि आपने ख्याल रखना है कि अपने आसपास कहीं भी आप बिला वजह पानी खड़ा ना होने दें। आपने बहुत 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 ज़्यादा इस चीज़ का ख्याल रखना है। कोशिश करना है कि बाहर आपका एक्सपोजर कम होना चाहिए, और अगर आप निकलें तो मॉस्किटो रिपेलेंट जो है वो आपने ज़रूर लगाना चाहिए। और बच्चों उनको भी, क्योंकि जब बच्चे स्कूल जा रहे हैं, आप बच्चों को मैं कहती हूँ भर भर के लगाएं मॉस्किटो रिपेलेंट। बच्चों के आते हैं, मैं पिछले दिनों किसी को सुन रही थी, किसी ने मुझे कहा कि जी बच्चों को तो डेंगू नहीं होता। मैंने फिर डॉक्टर से पूछा, मैंने कहा जी वाकई बच्चों को डेंगू नहीं होता? उन्होंने कहा आपको किसने कहा? मैंने कहा मुझे किसी ने कहा था कि जी कोई बात नहीं, बच्चों को नहीं, अगर लगाया तो मस्कीटो रिपेलेंट। लेकिन ऐसा नहीं है भाई, आपने ख़ास बच्चों का भी ख्याल रखना है। और जो डेंगू, क्योंकि डेंगू एक ऐसी चीज़ है आजकल, क्योंकि वैसे भी एक वायरल बुखार चल रहा है और एक डेंगू का बुखार चल रहा है। बाय द टाइम हमें ये रियलाइज़ होता है कि ये डेंगू का बुखार है, और जब तक हम चेक करवाने के लिए जाते हैं ना, हमारे प्लेटलेट्स बहुत ज़्यादा डाउन हो चुके होते हैं। तो क्या निशानदेही है, मतलब क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं कि हमें पता चल सकता है कि भाई ये डेंगू है? फौरी तौर पे हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। आज हम इस वाले से बात भी करेंगे, और बाकी जो इतनी नज़ला ज़ुकाम, देन मलेरिया, और इसके साथ और बहुत सारी बीमारियाँ जो इस सीज़न में चल रही हैं, उनसे हमने बचना कैसे है, ताकि जो आगे शादियों का सीज़न है अच्छा एंजॉय कर सके, और साथ में जो बच्चे हैं वो जो अपने इम्तिहानों का सीज़न है जो चल रहा है उसमें बहुत अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट कर सकें। इस हवाले से बात करेंगे। तो जनाब मेरे साथ मेरे पैनल में मौजूद हैं डॉक्टर उस्मा हमीद जो कि जनरल फिजिशियन हैं, मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर बिल्कीस, मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आयशा इलियास, कंसल्टेंट इन्फेक्शियस डिजीज़, आगा खान यूनिवर्सिटी से हमारे साथ मौजूद हैं, और साथ में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर उम्मे राहील। मैं आप तमाम तर ख़वातीन को अपने शो में खुश आमदीद कहती हूँ। और सबसे पहले तो मैं आप चारों डॉक्टर न्यूज़ से ये पूछना चाहती हूँ कि इससे पहले कि सर्दियां बाकायदा तौर पे हिट कर जाएं, आ जाएं, लैंड कर जाएं, हमें किन किन चीज़ों से एहतियात करनी है? बिल्कुल मदिया, आपने जो रिपोर्ट में जैसे बताया कि ज़्यादातर जो लोग बीमार होते हैं या बीमार होने की वजह होती है ना, उनकी इम्यूनिटी मुतासिर जिन लोगों की होती है, उन लोगों को ये इन्फेक्शंस, किसी भी किस्म के इन्फेक्शन वो ज़्यादा मुतासिर करते हैं। या जिन लोगों को कोई पुरानी बीमारी होती है, जिसमें कोई दिल की बीमारी हो गई, गुर्दों की बीमारी हो गई, या एज़मा, जिन लोगों को कोई सांस का मसला होता है, उनकी इम्यूनिटी वैसी लोअर होती है। या छोटे बच्चे हो गए, 5 साल से कम उम्र के बच्चे, 65 साल से ज़्यादा अफराद, ये वो लोग होते हैं जो ज़्यादा इन्फेक्शन कैच करते हैं, क्योंकि इनकी इम्यूनिटी कम होती है। इन्फेक्शन तो किसी को भी किसी टाइम पे हो सकता है, लेकिन ये लोग ज़रा ज़्यादा प्रोन होते हैं। अब अगेन हम बार बार अपने हर शो के अंदर सबको रीइंफोर्स कराते हैं कि इम्यूनिटी कैसे बेहतर करें। इम्यूनिटी कोई ऐसा नहीं कि आपने भर भर के सप्लीमेंट्स लेनी है, या भर भर के आपने ये आज पता चला सर्दियाँ आ रही हो, जब लाइन में लगे हुए कि भैया ये मल्टीविटामिन ले लें, ये कर लें। देखिए, अपनी हेल्थ पे इन्वेस्ट करें। हम बार बार जो ये सारे अवेयरनेस शो करते हैं, उसका एक मकसद यही होता है कि अपनी हेल्थ पे इन्वेस्ट करें। आप अपनी नींद साल अच्छे से पूरी करें, ये आपकी इम्यूनिटी अच्छी करती है। आपने अपनी हाइड्रेशन का ख्याल रखना है, ये इम्यूनिटी अच्छी करती है। हाइड्रेशन से मतलब ये नहीं कि सिर्फ आपने पानी पीना है, आप चाहे वो यखनी बहुत अच्छी एक समझ ले, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स से एक सोर्स है कि जो आपको इन्फेक्शन से भी बचाती है, आपकी इम्यूनिटी भी बूस्ट करती है, कोलेजन एनरिच होती है, मतलब आप बहुत सारी चीज़ों को आप उसमें ले सकते हैं। ये चीज़ें अपनी आदत बनाएं ताकि आप साल इंजॉय कर सकें हर सीज़न को, हर चीज़ को मेरे ख्याल से। और दूसरा ये है कि जैसे कि
पानी की कमी, नींद की जैसे हमने बात कर ली, पानी की कमी हो गई, और बाहर का खाना पीना जितना हो सके उसको एहतियात बरतें। घर में जो अच्छा बना हुआ है साफ़ सुथरा खाना, अपनी फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर करें, चाहे 20 मिनट की हो चाहे 10 मिनट की हो, छोटे से स्टार्ट करें, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको बिल्डअप करते जाएं। ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि इम्यूनिटी आपकी बनाते हैं, चाहे बच्चे हो, चाहे बड़े हो, चाहे बूढ़े हों। ये वाकई वर्कआउट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डॉक्टर बिल्किस, आप किस चीज़ से मुतनब्बे करना चाहेंगी? देखिए डॉक्टर साहिबा ने बहुत अच्छी बातें की, सब पे अमल करें। उसके साथ एक टेस्ट होता है विटामिन D3। अगर आपने अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करना है, आपका विटामिन D3 बहुत अच्छा होना चाहिए। और अनफॉर्चुनेटली वो जो है आपको सप्लीमेंट से मिलेगा या उसके इंजेक्शंस होते हैं, वो लाजमी आप लगाएं, या आप सुबह की धूप ज़रूर लें, सुबह की धूप ज़रूर लें। और अल्लाह गफूर रहीम ने हर मौसम में उन पहले से एहतियात के तौर पे फल उतारे हुए, जैसे मीठा है वो आपको बचाता है डेंगू से, वो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, ठीक है। तो आप उसका इस्तेमाल लाजमी, डेंगू और मलेरिया दोनों से दोनों से, हाँ, बस मच्छर से बचाव के लिए जो है ना मीठे का जूस है। लेकिन इसका हरगिज मकसद नहीं कि आपने मीठा पी लिया उसके बाद आपने जो है ना स्लीवलेस पहन के आप गार्डन में बैठ गए कि मच्छरों को दावत दे दी। ये बच्चों को आपने शॉर्ट्स पहना दी, पूरे कपड़े पहना दिए बच्चों को। ये मैं बताना चाह रही हूँ। आप जैसे ही सर्दियाँ आती है ना, तो हम वैसे ही डार्क कलर्स पे चले जाते हैं ना, हमें अच्छा लगता है। लेकिन अपने घर को जो है ना आपने मच्छर से बचाना है, तो कलर थीम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डार्क कलर पे मच्छरों को भी अच्छा लगता है। मैंने देखा जब आपने काले कपड़े पे ज़रा पहने हो तो मच्छर ज्यादा आके आपको सलाम करते हैं। हाँ, तो इस वजह से बच्चों को जो नाइटी वगैरह है वो फुल पहनाएं। फुल पहनाने के बाद जो उनका एक्सपोज्ड एरिया है, कुछ नहीं कर सकते आप, ऑयलिंग कर ले। मैं ये कह रही हूँ कि कुछ भी नहीं कर सकते ना, आप वैसलीन लगा लें। मुझे पता है डॉक्टर बिल्किस, जैसे काला अगर हम कलर पहने या फिर डार्क ब्लू कलर पहने तो ये मच्छरों को बहुत अट्रैक्ट करता है और मच्छर ज्यादा उन्हीं शख्स को ज्यादा काटते हैं। मैंने देखा है जिन्होंने काले कपड़े पहने होते हैं। क्या इज देयर एनी कलर के जो मच्छरों को भगा से, जो मच्छरों को बुरा लगता हो? ये कह रही हूँ ना, लाइट कलर्स पे मच्छर कभी भी नहीं आएंगे, डार्क कलर्स पे हमेशा मच्छर आएंगे। क्या वो लाइट कलर वो देख नहीं पाते? ये अल्लाह का फरोड़ी है। आई थिंक ये कैमोफ्लेजिंग है। हाँ, कैमोफ्लेजिंग है। ओके, ठीक है। तो इसी वजह से आपने लाइट कलर्स पहनने और अपने घर के कॉर्नर साफ रखने हैं, क्योंकि मच्छर पानी के अलावा वो जो चुपते हैं ना दिन में जाके, वो कोनों में पर्दों के पीछे चुपते हैं। पर्दों, बिल्कुल आपने सही बात की। पर्दों के पीछे, बेड्स के नीचे। तो आपने, और वो जहाँ पे जगह जहाँ पे काफी ज्यादा आपका सामान अपने घर का इकट्ठा करके रखा होगा, और फिर आपने सोचा होगा कि हाँ भाई मैं ना वीकेंड पे जाके इसको साफ करूंगी, उधर ही है, मार दे इसका कुनबा सारा मच्छरों का। डॉक्टर साहिबा, आप किस चीज़ से मोहतात करना चाहेंगे और किस चीज़ की तैयारी हम अभी से कर लें? मेरा ख्याल है कि ये बहुत अच्छी डॉक्टर बिल्किस साहिबा ने दो बातें तो बहुत अच्छी कही कि आपकी इम्यूनिटी, बट ये थोड़ा सा लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है। तो आपको एक अपने यूजुअल रूटीन में रखना चाहिए कि आप सूरज की रोशनी से अपने आप को करेंगे। विटामिन डी इम्यूनिटी को करता है, विटामिन सी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, और ये लाइफ लॉन्ग है। ऐसा नहीं है कि नवंबर से आपने शुरू की और यू थिंक यू। इसके अलावा कुछ हिफाजती टीके भी होते हैं, मतलब चूँकि मैं एलोपैथिक हूँ, आई एम नॉट पार्ट ऑफ ये ऑल्टरनेटिव मेडिसिन, तो कुछ हिफाजती टीके होते हैं जो कि फ्लू शॉट हम जिसको कहते हैं, वो सालाना आता है सितंबर अक्टूबर में। उसकी नई स्ट्रेन आती है, वो हर साल हर किसी को लगाने चाहिए, इंक्लूडिंग प्रेग्नेंट फीमेल्स, क्योंकि वो बहुत वनरेबल होती हैं इस तरह के इन्फेक्शन से। तो अगर एलोपैथिक की बात करें तो बिसाइड्स इम्यूनिटी आप हिफाजती टीके लगा लें। फिर जो आपने मच्छरों की बात की, इसका जो है पर्सनल लेवल पे तो आप यही कर सकते हैं कि मस्कीटो रिपेलेंट लगा लें, अपने घर वगैरह को साफ़ सुथरा रखें। कुछ कैंडल्स वगैरह होती हैं जो कि मच्छरों को दूर, उनकी खुशबू से मच्छर दूर भागते हैं, सिट्रोनेला कैंडल्स होती हैं। स्प्रेज कर सकते हैं, लेकिन ये ख्याल रखें कि घर में छोटे बच्चे होते हैं, बूढ़े होते हैं, क्योंकि उनको रेस्पिरेटरी या उनको सांस की बीमारियाँ भी हो सकती हैं बहुत ज़्यादा स्प्रे इस्तेमाल करने से। मच्छर दो तरह के हम देख रहे हैं, डेंगू का मच्छर डे टाइम का मच्छर है। सो अगर आप बच्चों को बाहर भेज भी रहे हैं, स्कूल कॉलेज बच्चे जा ही रहे हैं, लोग काम पे जा रहे हैं, तो उसमें भी हमें एहतियात करनी है। सराउंडिंग में पानी ना खड़ा रहने दें, चाहे आपकी बाल्टी हो, बर्तन हो, घर के अतराफ में हो, कोशिश करें कि इसकी सफाई करें। बाकी मच्छर से आप ऐसे नहीं बच सकते, क्योंकि हम एक ऐसे मेट्रोपॉलिटन शहर में रहते हैं जहाँ उसके अपने इश्यूज़ हैं, पानी जगह जगह ख़राब है। आप अपने अतराफ़ को बचा सकते हैं, दैट्स व्हाट यू कैन डू द मोस्ट। और या दैट्स मोस्टली इट। अच्छा, मैं एक बात ऐड करना चाहूँगी, मुल्क भी आपका है। हम क्या करते हैं कि घर से पानी फेंकते हैं और बाहर पानी भले है, कोई मसला नहीं, बस आपका घर साफ हो गया। प्लीज़ ये ना करें।
क्योंकि डॉक्टर साहबा कह रही हैं और सच में जहाँ पानी होगा वहाँ मच्छर की बिल्कुल, अफजाइश ही वहाँ पे होगी। तो प्लीज आप गली मोहल्लों को भी अपना ही समझे, वो भी आपके ही हैं, तो उनकी भी सफाई करें आप, जैसे आप अपने घर की सफाई करते हैं। क्योंकि बहुत सारे जगह मैं देखती हूँ कि औरतें घर साफ कर लेती हैं, पानी भले बाहर खड़ा है, फिर कोई लड़ाई भी हो रही थी उनको कोई बॉदर नहीं करती, दरवाजा बंद कर लेती है। एक और काम भी करती है, कचरा भी घर के बाहर खड़ा कर देती है। हाँ, ये चीजें तो हमें ही नुकसान दे रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, कचरे पे भी बहुत मच्छर आते हैं। उम्मीद आप किस चीज़ से मुतरब्बे करना चाहेंगी? लेकिन सबने सब चीज़ें बता दी हैं। आप पहली चीज़ जैसे दिन के टाइम में अपने मच्छर से बचना है, पानी का एहतियात करनी है। हमारे कराची में बहुत सारी जगहों में पानी आता ही नहीं है, लोग पानी स्टोर करते हैं, बाल्टियाँ भर टैंकर, हमारे यहाँ तो टैंकर सिस्टम है। हाँ, तो अच्छा टैंकर डलवा लेते हैं। अब टैंकर भी इतना महंगा है, आपने देखा होगा जिन घरों में पानी टाइम पे आता है तो वो जमा करके रख रहे होते हैं, उसका उन्होंने खास ख्याल रखने का, उसको कवर करके रखें। और फ्लैट सिस्टम है तो अंधेरा बहुत होता है, घुटी हुई जगह होती है, कुछ और नहीं कर सकते, बहुत महंगी चीज़ें, प्याज का टुकड़ा काट के रख लें घर के अंदर, आप लीमू रख लें काट के, मच्छर नहीं आएगा। तुलसी का एक पौधा दरवाजे पे रख लेंगे तो वहाँ से भी मच्छर नहीं गुजरता है। और सिर्फ तुलसी का तेल, नीम का तेल, जैसे कहते हैं कि पता नहीं बच्चा कोई चीज़ लगाएंगे, बच्चा खाएगा पिएगा मुंह में चला जाएगा, तो वो तेल लगा लेंगे तो उस जगह पे भी जहाँ जहाँ पे वो तेल लगेगा मच्छर नहीं काटेगा। ओके, तो वो बहुत सेफ है, वो खाया पिया भी जाता है, उसका कोई नुकसान भी नहीं है, तो वो लगाया जा सकता है। ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें आपने करनी है, क्योंकि जहाँ पे पानी खड़ा है वहाँ पे मच्छर आएगा। दूसरा ये होता है कि अभी बात हुई थी रिपोर्ट में सेल्फ मेडिकेशन की। नॉर्मली वायरल इन्फेक्शंस होते हैं, 2-4 दिन बुखार होता है, खा लेते हैं दवा। पहले कोशिश करें कि दवा के बगैर वो ठीक हो रहा है तो सही है, और अगर आपको दवा की ज़रूरत है डॉक्टर के पास जाएं। आप यखनी पी लीजिए, डिफरेंट हम टीज़ बता रहे होते हैं, कहवा बता रहे होते हैं, आप कहवा पी लीजिए। और इस मौसम में जैसे मौसम चेंज हो रहा है, जो वायरल इन्फेक्शंस चल रहे हैं, उसमें जो हमेशा बताते हैं पुदीना, अदरक, दालचीनी का कहवा हो गया, आपका जो है ग्रीन टी जो है ये लाजमी पीजिए, उसमें दालचीनी ज़रूर इस्तेमाल करें, यखनी का इस्तेमाल ज़रूर करें। अब लौंग का कहवा बना के पीजिए। और जिनको बुखार हो रहा है, अगर लगता है बुखार है या सिम्टम्स कुछ ऐसी हैं, तो दवा खाने के बजाय करेले के जो बीज है उसका कहवा बना के पी लें। करेले के मलेरिया बीज से भी बचाता है ये। और बाकी अब सेल्फ मेडिकेशन के बजाय आप पहले डॉक्टर से रुजू करें कि भाई मुझे ये मसला है, कौन सी दवा खाऊं। अच्छा उम्मे, आपने बात की लौंग के कहवे की, तो पिछले दिनों मुझे ये काफ़ी आजकल प्रॉब्लम चल रही है कि मेरी नींद का मुझे बहुत सेवियर इशू चल रहा है। उसमें भी मुझे किसी ने कहा कि आप लौंग का पानी पिए, तो कि लौंग का पानी, हमने लौंग एंटीसेप्टिक है तो ज़रूर सुना हुआ है, लेकिन लौंग का पानी, लौंग का कहवा कैसे हेल्प करता है इसमें? देखिए लौंग तो आप जहर से आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स को निकाल रही है, एंटीसेप्टिक भी है, एंटी फंगल भी है, लेकिन वो आपके नर्व्स को भी रिलैक्स कर रही है। जब आपका नर्व्स रिलैक्स हो जाएगा, उसके अंदर एलोजन मौजूद है, तो जब वो आपका नर्व्स रिलैक्स होगा तो आपको नींद खुद ब खुद आएगी। लेकिन जिनको जो इंसोम्निया के पेशेंट्स हैं, जिनको नींद कम आती है, उन पे लौंग खशखश काम नहीं करती है। ओके, तो उनको थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीज़ें लेनी पड़ेंगी, क्योंकि अगर थोड़ी सी नींद डिस्टर्ब है तो हमने लौंग ले लिया है, खशखश का तेल या वो मिला के पी लिया है, या लेवेंडर ले लिया तो, या कैमोमाइल ले लिया, तो नींद आ जाती है। बट जिनको बहुत सीवियर इशू है तो उन पे ये सारी चीज़ें बेकार होती हैं, तो उनको थोड़ी सी एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ेगी कि डिफरेंट जैसे विटामिन भी आते हैं, या कॉम्बिनेशन आप बना के, या टाइमिंग्स हैं, बहुत सारी चीज़ें मिला के करेंगे तो फिर नींद आएगी। क्योंकि कभी आपने, सॉरी मैं आपकी बात काटी, नींद का जैसे इशू है ना, तो थोड़ा इसका रूट कॉज मालूम करेंगे ना, वजह क्या है कि नींद क्यों डिस्टर्ब है, कोई हार्मोनल इम्बैलेंस है बॉडी के अंदर, क्या इशू हो रहा है जिसकी वजह से नींद नहीं आ रही है। रूम एनवायरनमेंट भी बहुत मैटर करता है ना, तो आप किस तरह का रूम एनवायरनमेंट है, अंधेरा कर लिए, क्योंकि डार्कनेस में जब होती है तो हमारे बॉडी में एक हार्मोन प्रोड्यूस होता है जो कि नींद लेके आता है, तो वो माहौल बनाना। फिर इससे पहले मुझे लगता है कि रूट कॉज ज़रूर मालूम करें कि आपको क्यों नींद नहीं आ रही। जैसे मैं आपको बताऊं, जिन लोगों को हाइपर थायरॉइडिज्म यानी कि थायराइड की ज़्यादती हो जाती है ना, उनको बहुत ज़्यादा नींद के अंदर डिस्टर्बेंस होती है। तो वही बात है कि आप इस तरह की रेमेडी ज़रूर करें, लेकिन ये है कि उससे पहले आप ज़रूर मालूम कर लें कि आपको ये हो क्यों रहा है ना, ये ताकि बजाय इसके डिजीज़ आगे बढ़े, शुरू में ही इनिशियली वो डायग्नोसिस। अच्छा, वैसे मुझे बताएं डॉक्टर साहब, ये कैसे पता चलेगा कि ये आम बुखार है और ये डेंगू वाला बुखार है? देखिए बुखार तो एक अलामत है, ठीक है, चाहे वो डेंगू हो, चाहे वो मलेरिया हो, कोई भी पेट का इन्फेक्शन हो, बुखार तो एक अलामत है। आजकल तो लोगों को बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हुई है। जी वही मैं कह रही हूँ ना कि किसी भी किस्म का इन्फेक्शन हो, बॉडी हमें वो एक रेड फ्लैग देती है कि हमारी बॉडी के अंदर कोई चीज़ सही चल नहीं रही है, ठीक है। अब कुछ टिपिकल सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि मैं बताऊँ, डेंगू के फीवर के अंदर क्या होता है कि हाई ग्रेड फीवर है, लेकिन जो सर का दर्द होता है वो बहुत शदीद होता है।
आँख के पीछे दर्द हो रहा है, वो किसी में सर का दर्द हर बुखार के साथ हो सकता है, लेकिन आप और इसको कंफ्यूज करते हैं माइग्रेन। हाँ, जिसको हम कहते हैं पेरी ऑर्बिटल, यानी कि आँख के पीछे बहुत शदीद वाला दर्द कर रहा होता है, ठीक है। इसी तरह से अगर डेंगू के अंदर, फीवर के अंदर कहते हैं कुछ लोगों को रेड पैचेस भी बॉडी पे आ सकते हैं, ठीक है। तो वो हमें थोड़ा सा एक अलार्मिंग साइन है कि हमें फौरन डॉक्टर को रिपोर्ट करना है। इसके अलावा जैसे खुदा न खास्ता अगर डेंगू का फीवर अगर बहुत ज़्यादा सीवियर कॉम्प्लिकेशंस की तरफ जा रहे हैं तो परसिस्टेंट वॉमिटिंग, यानी कि उसको बाकायदा मुसलसल उल्टी या मतली की शिकायत होगी, उसको पेट में शदीद दर्द हो रहा है, तो इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। उसको हमें फिर फ़ौरन से रूल आउट करके कुछ टेस्ट होते हैं वो करवाना चाहिए। अगर 1-2 दिन में आपका ब्लड फीवर सेटल नहीं हो रहा तो आप घर बैठ के इंतज़ार ना करें, आपने फिर फ़ौरन डॉक्टर को जाके दिखाना है ताकि उसको, हाँ, क्योंकि डेंगू के ना कुछ फेजेस होते हैं जो डॉक्टर आयशा को फर्दर आप बताएंगी कि इसमें अगर आपने इनिशियल जिसको हम कहते हैं फेब्राइल फेज में अगर आपने डिटेक्ट कर लिया तो आप इंशाल्लाह बहुत जल्दी रिकवर कर जाएंगे। लेकिन अगर कुछ लोग होते हैं, कुछ % लोग होते हैं जो कि जो है एक क्रिटिकल फेज होता है जिसमें खुदा न खास्ता ब्लीडिंग हो गई, ये प्लेटलेट बहुत ज़्यादा ड्रॉप कर गए या शॉक की सूरत में बंदा चले जाए क्योंकि इसमें लीकेज हो जाती है प्लाज्मा की ना, तो अल्लाह ना करे उस सूरत हाल से पहले अगर डायग्नोसिस हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इसका एज सच कोई ट्रीटमेंट नहीं है। वही है कि हम इसको, क्योंकि वायरल डिजीज़ है, हमने रेस्ट करना है, अपनी हाइड्रेशन का ख्याल रखना है, अपनी डाइट का ख्याल रखना है, और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, बुखार है तो बुखार की ट्रीटमेंट, खांसी है तो खांसी की ट्रीटमेंट। इतने सालों से डॉक्टर आयशा हमारे पास ये मुल्क में डेंगू है, ठीक है, हम मच्छरों की अफजाइश को रोकना कैसे उस पर काम भी करें, हमने श्रीलंका से टीमें मंगवा ली, लेकिन क्या अभी तक डेंगू से लड़ने की हमारे पास अद्वियात तो मौजूद नहीं है मुकम्मल इलाज? वायरल इन्फेक्शंस की यूजली कोई अद्वियात नहीं होती, क्योंकि वायरल इन्फेक्शन यूजली सेल्फ लिमिटिंग होते हैं। जैसे कि आपने कोविड एक बहुत अच्छी एक मिसाल थी, सेल्फ लिमिटिंग होते हैं। प्रिवेंशन इज़ बेटर, ऑलवेज बेटर दैन क्योर, ठीक है। अद्वियात में आपको कुछ रेड फ्लैग्स पता होने चाहिए डेंगू में, जैसे कि डॉक्टर साहिबा ने कहा कि इसके 2 स्टेजेस होते हैं। एक होता है फीवर का स्टेज होता है, फर्स्ट 3 to 4 days देयर इज हाई ग्रेड फीवर, उसके साथ शिवरिंग हो रही होती है, आप पैनाडोल खा लें, ब्रूफिन खा लें, किसी चीज़ से बुखार सेटल नहीं होता। आपको हाइड्रेशन का बहुत ख्याल है, यानी पानी आपके बॉडी में कम नहीं होना चाहिए, ये एक बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। सही। अच्छा, बहुत फर्स्ट 24 आवर्स में ज़रूरी नहीं है कि आप सब अस्पताल भी चले जाएं और डॉक्टरों के पास। आप ये भी सहन में रखें कि हम एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं, लो मिडिल इनकम कंट्री, हमारी रिसोर्सेज भी लिमिटेड हैं, तो अस्पतालें, क्लिनिक की एक्सेस भी हमारे पास मुश्किल होती है। बिल्कुल सही। तो मेरी सजेशन ये होगी कि जो लोगों को बुखार होता है, हाँ, हमें तशखीस ज़रूर करनी चाहिए, पहले 24 घंटे बुखार को ज़रा ऑब्जर्व कर लें, क्योंकि बहुत सारे टेस्ट फर्स्ट 24 आवर्स में पॉजिटिव भी नहीं आते। तो सबसे पहली चीज़, आप घर पे थोड़ा सा उसको बुखार को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें, पट्टियाँ रख दी, आपने पैनाडोल दे दी, यखनी दे दी, फ्लूइड्स दे दिए, इसके बाद भी बुखार नहीं टूटता तो फिर बिल्कुल आप डॉक्टर को दिखाएं, टेस्ट करवाएं, क्योंकि डेंगू का फेजेस को हमें मॉनिटर करना पड़ता है। जैसे आम वायरल बुखार है, नज़ला ज़ुकाम खांसी, हमें पता है 3-4 दिन बुखार होगा, इसके बाद थकन रहेगी, लंबा चलेगी, लेकिन इसमें कुछ डेंजर साइंस नहीं है। डेंगू में फिर हमें डेंजर साइंस को मॉनिटर करना पड़ता है, पहले 4 दिन के बाद दूसरी चीज़ों की अलामतें आने लगती हैं, उनको हमें देखना पड़ता है। तो फर्स्ट 4 days एक तो बुखार नहीं टूटता, इसके बाद जब बुखार टूटता है तो नकाहत, कमज़ोरी, और इसके बाद बहुत तेज़ी से प्लेटलेट कम होता है और हीमोग्लोबिन बढ़ता है। और हीमोग्लोबिन का बढ़ना इस केस में अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ये आपकी पानी की कमी को जाहिर कर रहा है। ओह माय गॉड। सो उसके लिए डेंगू की तशखीस होनी चाहिए, वक्त पे होनी चाहिए। जैसे दूसरे वायरल इन्फेक्शन है, आराम करें, पानी ज़्यादा लें, पैनाडोल का जैसे लेकिन आपने से बात की कि अगर बहुत तेज़ बुखार है और आपको बुखार टूट नहीं रहा तो फिर तो आपको फ़ौरन डॉक्टर के पास जाना चाहिए, और लेकिन 24 आवर्स निकाल लें, क्योंकि उसमें टेस्ट में भी नहीं आएगा, टेस्ट में भी नहीं आता, मिस डायग्नोसिस हो जाता है, एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल बेवजह बहुत ज़्यादा। मैंने देखा कि अगर पहले अगर जो आपने फ़ौरन टेस्ट करा ली नहीं आया ना तो आप खुद क्योंकि यकीन ही नहीं करना चाहते ना कि आपको कुछ ऐसी चीज़ होगी, फिर आप जाते ही नहीं है। सो इट्स बेटर कि आप पूरा एक दिन ज़रा वेट कर लें, हाँ एक वेट कर लें। अच्छा उम्में वो पपीते के पत्तों के हवाले से बड़ी बात की जाती है, अगर आपको डेंगू हो तो कहते हैं पपीते के पत्तों का पानी पीना चाहिए, वो क्या है? देखिए, इम्यूनिटी बूस्टर है, बुखार को कम करते हैं, प्लेटलेट काउंट्स को बढ़ाते हैं, पपीते के पत्ते के अंदर जो एंजाइम्स होते हैं। तो अच्छा, उसका एक लोगों ने बिजनेस ही बना लिया था कि पपीते के पत्ते का जूस मिल रहा है, लेकिन उसको हमेशा फ्रेश ही पिया जाएगा। उसको रख के पीना बेकार होता है कि पपीते के जो पत्ते हैं उसको आपने जूस निकालना है, उसमें थोड़ा सा लेमन जूस डालना है, उसमें विटामिन सी ऐड करना है, इससे कि विटामिन सी होगा तो वो जाके एब्जॉर्ब होगा और अपना काम करेगा। तो दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ज़रूरी है। तो वो आपका बुखार तोड़ता है और प्लेटलेट काउंट्स को जो है वो बढ़ाता है। तो वो दिन में 3 दफ़ा 1-1 चमचा दिया जाता है, बहुत ज़्यादा नहीं पिलाया जाता है।
तो उससे बुखार की हिद्दत भी कम हो जाती है और प्लेटलेट काउंट जो है ना वो बेहतर होना शुरू हो जाते हैं। अब पपीते के पत्ते तो खैर पुराने हो गए, साथ साथ बहुत सारी चीज़ें रिसर्च के बाद और भी सामने आई हैं, बहुत सारी चीज़ें हम इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि बुखार को कम करेंगी और प्लेटलेट काउंट्स को जो है बढ़ा देंगी। चले हम जरा किचन काउंटर की तरफ भी जाएंगे फिर डॉक्टर। अच्छा, मैं कुछ कहना चाहूँगी, नीम भी बहुत अच्छा होता है। नीम के 2 नई कोंपले जो है काली मिर्च के साथ खाने से बहुत फ़र्क पड़ता है, और पपीते में पेप्सिन होता है जो आपके दर्द की शिद्दत को कम करता है। तो इस वजह से पपीते के पत्ते जो प्लेटलेट्स को भी बढ़ाता है, और उसको मतलब कि मैंने सही कहा कि उसको जो है ना फ्रेश जूस निकालना चाहिए, और इसके स्टील के बर्तन में इसको आपने ग्राइंड नहीं करना। आप ग्राइंड करोगे तो वो सही नहीं होगा, और पपीते के छोटे पत्ते आपके काम नहीं आएंगे। जो थोड़ी सी एज उन जिनकी हो गई होगी, एक बड़ा सा पत्ता ले लें और जो स्टील का पतीला लेके उसमें डाल दें और उसको क्रश कर लें, और बस 1-2 चम्मच वो पिलाते रहें पूरा थ्रू आउट द डे, क्योंकि पिलाना है। लेकिन नीम भी बहुत अच्छा है कि नीम के 2 कोंपले के साथ काली मिर्च खिला दें, अल्लाह के हुक्म से जो दर्द है ना वो उसमें भी कंट्रोल हो जाएगा, बुखार भी नीम की हरी गोलियां दी जाती थी पहले कि ताकि मलेरिया से बचाव के लिए। मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जनाब, आज का शो आप तमाम लोगों के लिए देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि डेंगू बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, मलेरिया बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, और शायद ही कोई ऐसा घर इस वक्त यहाँ पे बचा हो कराची में, अगर स्पेसिफिकली मैं बात करूँ लाहौर में, क्योंकि लाहौर में तो भाई स्मोक का राज है, और वो बल्कि वो जो वहाँ की गवर्नमेंट है वो बहुत अच्छा काम भी कर रही है, लेकिन उसके बावजूद जो स्मोक है ये आज का मसला नहीं है लाहौर का, ये काफ़ी पुराना इशू है। और अगर हम आज भी एयर क्वालिटी इंडेक्स अगर देखें तो लाहौर इस वक्त सुबह के टाइम, जिसमें खबरों में भी देख रही थी, तो इट्स ऑन 7th नंबर। तो लाहौर के लोग बच्चे वो स्पेशली बहुत ज़रा खुड़ उनके गले कर रहे, खांसियाँ बच्चे बहुत कर रहे हैं, और जो डेंगू है ये एक बहुत सीरियस इशू है जिससे डील अभी करने वाले बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर उमेर हाइल इस वक्त किचन में चली गई हैं, और डॉक्टर उमेर हाइल आप क्या बनाने जा रही हैं? अच्छा, अभी आपने बात की डेंगू की, मलेरिया की। पहली चीज़ है, इन सारी जितने डॉक्टर्स ने बात की, पहली चीज़ है इम्यूनिटी जो है स्ट्रांग होना। अब जैसे डॉक्टर ने बात की कि 1 महीने में या फौरी तौर पे जो है ना इम्यूनिटी डेवलप नहीं हो सकती। हाँ। इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अच्छा, बहुत सारी चीज़ें सिंपल सी कि वही वाली बात कि हमें सिर्फ वाइटामिन नहीं खाने, हमारी जो ग़िज़ा है उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें मौजूद हैं, अगर हम उनका इस्तेमाल रेगुलर बेसिस पे करना शुरू कर दें तो नेचुरली आपकी इम्यूनिटी जो है स्ट्रांग हो जाएगी, बिल्ट हो जाएगी। उसमें पहली चीज़, अभी जो लौंग की बात होती है, लौंगे मौजूद हैं, ये बहुत अच्छा इम्यूनिटी बूस्टर है। इसके अलावा ग्रीन टी हम पीते हैं, लेकिन ग्रीन टी भी हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करने में काफ़ी मदद देता है। हम लोग वजन कम करने के लिए पीते हैं, लेकिन ये इम्यूनिटी बूस्टर है। 3 से 4 कप रोज़ाना पिए जा सकते हैं, इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा नहीं कि पूरा दिन पी रहे हैं। उसके अलावा जो मोरिंगा है, ये आपका बहुत अच्छा इम्यूनिटी बूस्टर है। मोरिंगा के फ्रेश पत्ते लेके उसका आप घर में सुखा के इस तरह पाउडर बना के इस्तेमाल कर सकते हैं। उसकी फलियाँ जो है पका के वो खाई जा सकती हैं। इस तरह अदरक है, लहसुन है, ये सारे इम्यूनिटी बूस्टर्स हैं। तो ये आपके खाने में, रूटीन में हमेशा रहने चाहिए, ताकि आपको आर्टिफिशियली या किसी और सोर्स के ऊपर नहीं जाना पड़े, कि अगर कोई भी एकदम चेंजेस आती हैं या वेदर चेंज होता है तो एकदम से आपकी तबीयत ना ख़राब हो। अब बात हो रही थी डेंगू की, मलेरिया के, पपाया जो लीव्स हैं, पपीते के पत्तों की बात हुई, बहुत चल रहा है कि पपीते के पत्ते पीने चाहिए फ़ौरन, जो अगर होता है आपको पता चलता है, पपीते के पत्ते लेमन जूस डाल के आपने पीना है। साथ साथ जो है वो तो एक चीज़ पी ली, लेकिन हर किसी को पपीते के पत्ते नहीं मिल रहे होते हैं। बिल्कुल। डेंगू के अंदर अगर बात करें तो सिर्फ उसमें बुखार की कैफियत हो गई, प्लेटलेट्स हो गए, और जो हड्डियाँ बहुत, जिस्म बहुत दुखता है, बेतहाशा तकलीफ होती है। तो जितनी चीज़ें बताई जाती हैं जो कि नेचुरोपैथी में बताई जाती हैं, वो होती हैं जो कि बुखार को भी कम करती हैं, कमज़ोरी को दूर करती हैं, प्लेटलेट काउंट्स भी बढ़ाती हैं, और सबसे बढ़ के वो जो है ना दर्द आपका, उससे आपको सुकून मिले और बुखार ख़त्म हो जाए। तो हम डिफरेंट चीज़ें इस्तेमाल करें तो एक चीज़ जो कि बहुत इस्तेमाल होती है, जो बार्ली ग्रास कहा जाता है, इसको अगर आप थोड़ा सा भिगो के रख देंगे तो 5 से 6 दिन में पत्ते निकल आएंगे। तो इसके पत्तों का जो कहवा बना के, चाय बना के अगर आप पीते हैं तो फौरी तौर पे प्लेटलेट्स काउंट को ही बढ़ाता है। अगर इतना टाइम नहीं है तो सिर्फ आपने बार्ले का जो है मतलब उसका पानी पका के चाय की तरह, और ये पानी पीना है कहवे की तरह, टी बना के, उसमें आप शहद ऐड कर सकते हैं, चुटकी भर लौंग या काली मिर्च ऐड कर सकते हैं। तो ये बहुत, जिसका एकदम से प्लेटलेट्स गिर रहे हैं, किसी भी वजह से गिर रहे हैं, तो आप फौरी तौर पे, अगर पपीते के पत्ते नहीं हैं तो ये जो है
बारले जौ इस्तेमाल करना शुरू कर दें। अच्छा, वैसे भी घरों में जौ की रोटी कितनी अच्छी है? बहुत अच्छी है, कमज़ोरी को दूर करती है, आपकी हड्डियों के लिए बहुत अच्छी है, आपकी एनर्जी के लिए बहुत अच्छी है, तो इस्तेमाल करनी चाहिए। और जौ तो घर में मौजूद होता ही है कि कभी किसी चीज़ में कभी किसी चीज़ में। दूसरा, अब अनार का सीज़न शुरू हो गया, अनार कितना मिल रहा है, तो अनार भी इस मामले में इस सिलसिले में बहुत हेल्पफुल होता है कि आपकी जो है कमज़ोरी को दूर करने के अलावा प्लेटलेट्स काउंट को बढ़ाने के लिए। अच्छा, इसमें लेमन जूस डालना ज़रूरी है। जैसे भी कहा कि विटामिन सी जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए। साथ साथ जो भी चीज़ इस्तेमाल करें आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करेगी, तो आपकी बॉडी के अंदर वो चीज़ जाके एब्जॉर्ब होगी। तो आप लेमन जूस ज़रूर इसके अंदर थोड़ा सा डालें, और अनार जो है उसका जूस आपने पीना है। बहुत से लोग होते हैं अनार का जूस पीते गला पकड़ा जाता है, तो उसमें से थोड़ा सा काला नमक या काली मिर्च डाल दें और दिन के टाइम पी लें तो वो प्रॉब्लम नहीं करेगा। बुखार अगर हो जाता है कि बुखार को कैसे रोका जाए, मलेरिया तो सॉरी मेरे गला खुद ख़राब हो रहा है, ये तो डेंगू की बात होगी। अगर मलेरिया के पर हम आते हैं, जैसे अभी मैंने आपसे कहा करेले के बीज, ये करेले के बीज है। जैसे पहले कहा था कोनेन की गोलियां आती थी कि वो, लेकिन ये करेले का बीज वही काम करता है, इसका कहवा बना के आपने पीना है, तो ये जो है ये भी मलेरिया का बुखार ख़त्म करता है और आपको फौरी तौर पे आपको मतलब सेहत अता करता है। बहुत सारे लोग बच्चों को भी दे सकते हैं, बिल्कुल बच्चों को देना चाहिए, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं। हाँ, मिकदार बहुत ज़्यादा नहीं होगी, बच्चों को दे रहे 2.5 साल से बाद के बच्चों को, 2.5 साल से कम उम्र बच्चे को कोई भी चीज़ जो है डॉक्टर से पूछे बगैर नहीं देंगे। उसके बाद आप थोड़ा सा कहवा बना के 4 से 5 जो बीज हैं उसको पका के 2 चम्मच के करीब दे सकते हैं। उसके अलावा प्याज, ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, प्याज हर घर में मौजूद होती है। प्याज का जूस निकालना है आपने, इसमें थोड़ा सा काला नमक या जो पिंक सॉल्ट है ज़रा से एक चुटकी डालिए 1 चम्मच के अंदर, और ये पिला देना है मलेरिया वाले बुखार में। तो ये जो है ये भी टॉक्सिन्स को ख़त्म करता है और बुखार को फौरी तौर पे ख़त्म करके आपको एकदम से जो है ना आपको लगेगा आप बहुत सही हो गए। बाकी जो चीज़ें चलती हैं वो चलती रहेंगी। चिरायता हमारे यहाँ हमेशा से चल रहा होता है कि बुखार के लिए, ब्लड प्योरीफायर के लिए। अब चिरायता अगर आप रात को भिगो दीजिए थोड़े से गर्म पानी में और इसका पानी पी लें तो चिरायता कैसा लगता है, ये दिखाएं। चिरायता ये रहा, इस तरह से होता है जैसे डंडियाँ सी है, कड़वा होता है, तो इसका ज़ाहिर से बच्चे ज़रा मुश्किल से पीते हैं तो उसमें आप थोड़ा सा शहद मिला लें, तो ये भी जो है बुखार को ख़त्म करता है और जो है ना टॉक्सिन्स को ख़त्म करता है। बुखार किसी को बहुत ज़्यादा है, जैसे किस तरह से कम किया जाए फ़ौरन, तो हरा धनिया हर घर में मौजूद होता है, इसका जूस निकाल के ये ठंडा होता है तो ये बुखार की शिद्दत को कम कर देता है। तो 1-1 चमचा दिन में 2 से 3 दफ़ा पिला दें। अगर ऐसा बुखार है जिसपे कंजेशन भी हो रही है, गला और को सीना जकड़ा हुआ है, बुखार बहुत ज़्यादा है, खांसी बहुत हो रही है, तो उसमें खाकसीर जो है ये अगर की लकड़ी है, अगर वुड इसे कहते हैं, और ये खाकसीर, इन दोनों को जो है तकरीबन 3 कप पानी लेना है। उसमें आपने जैसे 1 छोटा चाय का चम्मच खाकसीर डालना है और 1 छोटा सा टुकड़ा इसका अगर का डालना है। इसको खूब पकाना है और इसको पका के जब ये पानी आपका 3 कप से 1 कप रह जाएगा तो उसको आपने उतार के छान लेना है। 1-1 चम्मच दिन में 3 से 4 दफ़ा देना है। छोटे बच्चे हों जैसे 2 साल से ऊपर के जो बच्चे, उनको छोटा चाय का चम्मच देना है। लेकिन ये बहुत अच्छी चीज़ है, हर तरह का बुखार, जैसे आपको खसरा भी होती है उसमें भी दिया जाता है, ये को साफ सही कर देता है इसको, तो ये आपने इस्तेमाल करना है। एक चीज़ और, अर्जुन की छाल हम बताते हैं कि बहुत एक जनरल टॉनिक जो हमारा कहा जाता है, हार्ट के लिए बहुत अच्छा है, बहुत सारी चीज़ों के लिए अच्छा है। ये कमज़ोरी दूर करने के लिए और बुखार को ख़त्म करने के लिए ये बहुत अच्छा है। अगर मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया या किसी और वजह से हो रहा था, आपने अर्जुन की छाल लेनी है, इसका पाउडर लेना है, 1 चम्मच इसमें मिलाना है गुड़, दोनों को मिला के रखना है। दिन भर में सिर्फ 1 चमचा आपने खाना है, तो ये भी कमज़ोरी को और बुखार को दूर कर देगा, जो दर्द उसको ख़त्म करेगा और आपको ताकत मिलेगी। लेकिन 1 चम्मच ही खाना है और उसमें हम गुड़ डाल रहे हैं। अगर कोई डायबिटीज़ है तो वो गुड़ नहीं डालेंगे। एक और चीज़, जो इस मौसम जैसे वेदर चेंज हो रहा है तो जो बीमारियां जो उसमें लग रही होती है, तो एक चीज़ और बना के रख लें। शहद हर घर में होता है, हल्दी की जगह ये आंबा हल्दी हम ले रहे हैं, आंबा हल्दी या फ्रेश हल्दी, इसको शहद में मिक्स करके रख लें। अच्छा, ठीक है। अगर बुखार हो गया है, आपको बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो रही है किसी भी वजह से, जब तक डायग्नोज हो या कोई आपको लग रहा है खांसी हो रही है, गला ख़राब हो रहा है, तो आपने बस जैसे बच्चों को जैसे चटा दिया, और जो बड़े हैं उनको आधा चमचा दिन में 2 से 3 दफ़ा देना है। सही, ठीक है। तो ये नेचुरल वो चीज़ें हैं जिनके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, इम्यूनिटी बूस्टर भी हैं, बुखार भी कम करते हैं और आपको एनर्जी भी देते हैं। बाकी प्लेटलेट्स के लिए अब ऑरेंज जूस आ जाएगा, तो विटामिन सी है, तो ऑरेंज है, अनार है, इसको अगर रूटीन में इस्तेमाल रखते हैं आप रेगुलर। अच्छा, अनार भी जो लाल दाने वाला है वो, के बदीना जो वाइट दाने वाला है वो, लाल वाला प्लेटलेट के लिए, उसके आयरन कॉन्टेंट उसमें ज़्यादा होता है, तो आपने वो इस्तेमाल करना है।
जो किडनी पेशेंट्स हैं, ठीक है, वो बहुत मोहतात होकर अनार खाएं। और क्योंकि अक्सर मैंने देखा है कि वो जो ब्लड की कमी को पूरा करने के लिए वो बहुत ज़्यादा जब अनार खाते हैं तो उनके लिए बहुत खौफनाक है वो। हाँ, देखिए हार्ट पेशेंट है, किडनी पेशेंट है, अल्लाह ना करे लिवर का कोई डिजीज़ है, इस तरह का कोई ख़तरनाक मसला है, किसी भी तरह का है, ये सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं, लेकिन आप अपने पहले डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे, वो आपको क्या बता रहे हैं उसके हिसाब से वो जो चीज़ गाइड करेंगे वो इस मिकदार में आपने इस्तेमाल करनी है। तुलसी बहुत अच्छी चीज़ है, जैसे मैंने कहा इसके पत्ते, तुलसी का पौधा मैं तो वैसे आज जाके लगा दूंगी घर में। तुलसी लाजमी घर में होनी चाहिए, इसका पत्तों का कहवा बना के पी लीजिए, ये बुखार के लिए, दर्दों के लिए, इन्फेक्शंस के लिए बेहतरीन चीज़ है। तो आपने खुशबू इसकी अलग अच्छी सी बहुत अच्छी खुशबू होती है, इसका ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये पत्ते फ्रेश अभी जैसे ये इतने अच्छे इसके, आप अगर सिंपल कहवा जैसे ग्रीन टी बना रहे हैं उसमें आपने तुलसी के 102 पत्ते डाल दिए, थोड़ी सी लौंग डाल दी है, ये आपकी बड़ी अच्छी चाय बन जाती है, उसमें थोड़ी सी अदरक डाल दीजिए, इस मौसम में रेगुलर पीना शुरू कर दीजिए, वैसे अल्लाह ताला आपको बहुत सारी बीमारियों से बचा लेंगे। अच्छा, तुलसी के पौधे के बारे में भी कहा जाता है कि जो बैड एनर्जीज है ना उनको भी घर के अंदर जाने से होली बेसिल कहा जाता है, इसीलिए कि वो बहुत सारी नेगेटिविटीज को रोक देता है। समझिए एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी, ये सारी अच्छी चीज़ें जो आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करेंगी, लेकिन लोगों के लिए ये बात भी पता होना चाहिए जो हमारी बॉडी के अंदर प्लेटलेट्स होते हैं ना, वो वैसे ही उनकी हाफ लाइफ 7 दिन होती है, वो बनना शुरू हो जाते हैं। हाँ। ऐसा हमारी बॉडी के अंदर निज़ाम होता है। तो आप जो भी इस्तेमाल करें, एक तो कोई एक चीज़ जैसे कि हमने बताया विटामिन सी इनडायरेक्टली प्लेटलेट की प्रोडक्शन को बढ़ाता है, इसी तरह से आपने हाइड्रेशन अच्छी की तो वो आपकी प्लेटलेट के प्रोडक्शन को अच्छा करेगा। साइकोलॉजिकल भी होता है कि 3 दिन के बाद वैसे अगर आप रिकवरी फेस में जा रहे हैं ना, आपकी प्रोडक्शन शुरू हो जाएगी, प्लेटलेट्स बनना शुरू हो जाएंगे। तो ये जहन में बात रखना चाहिए कि हमारे प्लेटलेट्स जो है ना, एक जैसे कि बहुत सारी मैंने देखा था कि वो पपीते के पत्ते की टैबलेट्स भी आ गई थी, तो लोग उसके पीछे भाग रहे हैं, अपनी एनर्जी इसमें वेस्ट ना करें। अल्लाह ताला ने निज़ाम बॉडी के अंदर ऐसा रखा है कि आपकी मतलब जहाँ कमी होती है हमारी बॉडी के अंदर सिग्नल्स जाते हैं और हमारी चीज़ें बेहतर हुई ना तो वो चीज़ प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है। हाँ, 2-3 एहतियातें मैं ज़रूर कहूँगी कि पैनाडोल के अलावा एस्पिरिन या ब्रोफीन वगैरह का इस्तेमाल ना करें, तो खून पतला करती है, क्योंकि ये खून पतला करती है। वैसी प्लेटलेट्स कम होते हैं तो अल्लाह ना करे ब्लीडिंग के चांसेस होते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि 1-2 दिन में अगर आपका फीवर सेटल नहीं हो रहा तो लाजमी अपने मॉलिज के साथ रुजू करें, ताकि एक CBC एक आपका ब्लड एक टेस्ट होता है, उस पर काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। फिर उसके अकॉर्डिंगली हम डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं या उनको चाहे मलेरिया हो या टाइफॉइड हो या कोई भी आपकी बैक्टीरियल निमोनिया वगैरह है वो इन्फेक्शन हो, तो हम काफ़ी चीज़ें हमें CBC पे क्लियर हो जाती हैं। उसके बाद हम फर्दर डायग्नोस्टिक टेस्ट की तरफ जा सकते हैं। तो आपने एहतियात ये करनी है कि बिला वजह हुआ ना सर में दर्द है, इसके साथ जैसे मैंने बताया डेंगू में सर में दर्द है, उस पर एस्पिरिन से बड़ा जल्दी फायदा होता है। लोग कहते हैं एस्पिरिन ले ली तो वो आपको नुकसान ही कर देगी, तो आपने थोड़ी एहतियात वहाँ पे करनी है। बिल्कुल। और ये देखिए 1-2 ये हाथ जोड़ के, मैं दोनों हाथ जोड़ के आपसे नेशनल टेलीविजन पे कह रही हूँ, खुदा के लिए सेल्फ मेडिकेशन मत किया करें। सेल्फ मेडिकेशन आपका इतना बड़ा दुश्मन है। ये जो डॉक्टर्स है ना, जितना पढ़ के पागल होकर किसी मकाम पे पहुंचे होते हैं, इसलिए पहुंचे होते हैं, उनको थोड़ी समझ होती है, तो जाएं इनके पास, आप ही के लिए, ठीक है, आप इनके पास जाएं और उनसे ज़रूर मेडिसिन वाले लें खुद। क्योंकि अक्सर मैंने लोगों को देखे, कभी ऐसा हुआ कि आपका पेट खराब हो, डॉक्टर आपको जो एक बार नुस्खा लेके दे देना, आप संभाल लेते हैं, उसके बाद आपको 19 मतलब आपको 8 महीने के बाद दोबारा पेट में दर्द हो, आपने वही नुस्खा निकाला और वही डॉक्टर की दवाइयाँ जाके लेकर आ गए। प्लीज़ डोंट डू दिस एट ऑल। और जो एस्पिरिन की मैंने बात की, खून पतला करने वाली दवाइयाँ डेंगू में लेना, डॉक्टर साहब तो बड़ी जानलेवा साबित हो सकती हैं। जी, मैं बहुत अच्छी बात की साहिबा ने। अच्छा, ये हम सारे जो है ना डेंगू में प्लेटलेट्स एक रुझान है, हम जनरल पब्लिक का प्लेटलेट्स की सुबह शाम फिक्र करें, इतनी ना फिक्र करें। सबसे पहली चीज़, देयर आर ओनली अ फ्यू पीपल जो कि 1% या 2% जो डेंगू का इन्फेक्टेड होता है ना मरीज, यानी 100 में से 1 या 2 को मसले होंगे। ठीक है, आपको हर किसी के सुबह शाम CBC कराने की ज़रूरत नहीं है। प्लेटलेट्स कम होंगे, वी ऑल नो कि 5वें दिन, 6ठे दिन, 7वें दिन प्लेटलेट्स कम होंगे। ठीक है, अनलेस एंड अनटिल खुदा ना खासा कहीं से ब्लीडिंग हो रही है या कुछ हो रहा है, तो हम उसको, उस पेशेंट को पहले ही वार्निंग साइंस बता देते हैं, उसको आगाह कर देते हैं ताकि उसको हो। लेकिन पूरी कॉम एक प्लेटलेट्स के पीछे पड़ जाती है, विच इज़ नॉट राइट। प्लेटलेट्स से ज़्यादा जो है आपको पानी की मिकदार बढ़ानी है अपनी बॉडी में, वो ज़्यादा खतरनाक साबित होता है। और जैसे इम्यूनिटी की बात की ना, तो ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस आपको करना ही करनी है। छोटी सी ब्रेक के बाद हाजिर होते, कहीं मत जाइएगा।
जी जनाब, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक के बाद मैं ज्वाइन किया है डॉक्टर मुजाहिद हुसैन ने, जो कि कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट इन दिस हॉस्पिटल से इनका ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर मुजाहिद, आपको भी अपने शो में खुश आमदीद कहेंगे। और क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं जो जितनी भी वायरल डिजीज़ इस वक्त चल रही हैं, इसमें स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ डेंगू की, मलेरिया की, तो उसमें मैं इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा बिल्ड करनी है, जिस पर ब्रेक पर जाने से पहले डॉक्टर मेरे हल ने में काफ़ी चीज़ें बताई। और हम अब आखिरी चीज़ क्या कह रहे हैं डॉक्टर मेरे, जो भी चीज़ हो रही, कोई सा भी बुखार है, चाहे वायरल है, बैक्टीरियल, कुछ भी है, हमें वीकनेस बहुत हो जाती है। अब जब वेदर चेंज होता है तो हमारे कंजेशन हो जाती है, फ्लू है, बुखार, फीवर है, ये सब चीज़ें नॉर्मल चल रही होती है। हर दूसरे घर में सबके साथ कुछ ना कुछ चल रहा होता है। तो एक ऐसी मतलब एक चीज़ समझ लें, इसका हम एक मेडिसिन बनाते हैं, कहवा कह लें या उसका अर्क कह लें। उसको हमने करना क्या है, ये आपने बना के रखना है पूरे दिन का। इसको घर में सारे लोग पी सकते हैं। और जो भी थोड़ा सा किसी भी तरह से बुखार का शिकार है या कमज़ोरी का शिकार हो रहा है या गला ख़राब हो रहा है या सीना जकड़ा हुआ है, उसको ये पिलाना है। इसको हर उम्र के लोग पी सकते हैं। अच्छा, करना क्या है कि सबसे पहले मैंने पानी गर्म किया है। पानी जब गर्म हो जाएगा तो इसको हम चूल्हे से हटा लेंगे। इसमें चुटकी भर, 1 गिलास पानी है, 1 गिलास में चुटकी भर डालेंगे कलौंजी, सिर्फ 1 पिंच, ज़्यादा नहीं डलेगा। जी जी। और अजवाइन डालेंगे तकरीबन आधा चम्मच। इसके बाद हम तुलसी के पत्ते डाल देंगे, फ्रेश हों या ड्राई हों, ये तकरीबन 8 से 10 डालेंगे। इसके साथ हमने थोड़ी सी ग्रीन टी डाल दी है, 1 स्पून के करीब। अच्छा, इसमें 5 से 6 पत्ते जो है, अभी मेरे पास है नहीं, 5 से 6 पत्ते हम इसके नीम के डालेंगे और 4 अदद मुनक्का डालेंगे। मुनक्का का बीज निकाल देंगे। अच्छा, बीज निकाल के। अच्छा, इसको इस तरह से पकाएंगे, तो मुनक्के का तो अच्छा मजे का टेस्ट आ जाएगा इसमें। बहुत अच्छा बन जाता है ये। चूल्हा अपने बन के गर्म पानी में इसको आपने रख दिया है। इसको रखने के बाद इसको कम से कम 3 से 4 घंटे छोड़ देंगे। और उसके बाद जो है आपने हल्का सा गर्म करके ये आपने अलग रखना है। और ये दिन भर में जो है, जैसे ये 1 गिलास जो पानी है वो पूरे दिन में इस्तेमाल करना है। दिन में 3 दफ़ा 4 दफ़ा आपने ये पानी जो है पीना है। और जो चीज़ें हैं वो खा लेनी है। मतलब मुनक्का भी है इसके अंदर, तुलसी के पत्ते, नीम के पत्ते, वो चबा के खा लें, नहीं तो उसको उसके अंदर ग्राइंड कर लें, लेकिन वो आपने खा लेना है। ये पानी दिन में 3 दफ़ा आपने इस्तेमाल करना है, 3 दफ़ा 4 दफ़ा, थोड़ा थोड़ा करके पीना। चीज़ें चमचे से निकाल के खा लीजिए। तो ये जो हर तरह के दर्द हैं, टॉक्सिन्स हैं, उसको ख़त्म करता है। आपको बहुत जल्दी जो है ना दर्दों में आराम आता है और जो कमज़ोरी है वो ख़त्म हो जाती है और एनर्जी जो है ना दोबारा से आपको फील होना शुरू हो जाती है। तो ये इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं इस तरह से बनाने। और इस मौसम में जो अजवाइन है, और ये मज़ीद आगे बीमारी को बढ़ने से भी रोकेगा और जो हो रही है उसको भी क्योर करेगा। सही, ठीक है, ज़बरदस्त। चलिए जी, ये कहवा भी हमारा तैयार है। और अगर आप लोग जो रेसिपीज़ की नोट नहीं कर सके तो डू नॉट वरी अबाउट इट, क्योंकि हम अपने इंस्टाग्राम पे और अपने फेसबुक के पेज पे ये क्लिप्स भी डाल देंगे ताकि आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा और फिर आप ये चीज़ फॉलो कर सकेंगे। आ जाओ मैं, आ जाए बेटे। अच्छा, क्योंकि डॉक्टर साहब ये गले का आजकल हम देख रहे हैं, और स्पेसिफिकली वो लोग जिनका कहते हैं ना कि हमारे तो सीने ही कमज़ोर है, अगर देखा जाए तो हर ऐसी कोई चीज़ सबसे पहले आके हमारा सीना जकड़ा जाता है। कराची की तो वैसे भी हवा में, लाहौर की हवा के वाले से बात करूँ, वहाँ पे स्मॉग बहुत ज़्यादा आजकल है और एवरी अदर पर्सन, बच्चे जो है बीमार पड़ रहे हैं। डॉक्टर साहब, किन किन चीज़ों की एहतियात सबसे ज़्यादा ज़रूरी है? मास्क तो पहनना ही है जो कोविड ने सिखाया, इसके अलावा कोविड ने, खैर आपने जिस तरह से ही बताया कि कोविड ने हमें मास्क पहनना सिखा दिया। दूसरा, हमें अपनी एक तो हाइड्रेशन बहुत अच्छी रखनी है। अगर हम घर में कोई भी बीमार है तो उसको एक तो मास्क पहनाना है घर के अंदर भी। जी जी बिल्कुल, क्योंकि जब वो छींकेंगे या वो उसके खांसेंगे तो उसको बहुत ज़्यादा। और आपको पता है कि सर्दियों में जो ड्रॉपलेट्स होते हैं वो काफ़ी देर तक हवा में रहते हैं। जी जी बिल्कुल। तो जिसकी वजह से ये यानी दूसरों से तक फैलना बहुत जल्दी मतलब फैल सकता है। जी जी। तो ये है। दूसरा, अपनी इम्यूनिटी का ख्याल रखें, यानी अपनी हाइड्रेशन हो गया आपके अच्छी ग़िज़ा खाना, ये सारी चीज़ें। और अभी आप जो हमें डॉक्टर मुराहिल जी उन्होंने बताया था, तो देसी टोटके जो हैं, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट। हमारी जो डॉक्टर्स की लैंग्वेज में भी उन्होंने अभी आजकल कहा है कि वो हम मना नहीं करते, बेसिकली हम कहते हैं येस यू कैन डू इट, जिस चीज़ से भी रिलीफ मिल रहा है। दूसरा, जो हमारी लाइफ स्टाइल है, यानी हम वर्जिश नहीं करते, हम घर में बैठे रहते हैं, ज़ाहिर है वो कब खा होते हैं, तो हम अपनी वर्जिश का भी ख्याल रखें। इस तरह आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होगी। ड्राई फ्रूट्स, फ्रेश फ्रूट्स, इस तरह की चीज़ें लेना। और सबसे जो बेहतर तरीका ये है कि अगर कोई घर में हाई रिस्क ग्रुप है, लाइक जिसको डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ है, या सांस की जो दायमी बीमारी जिसको COPD कहते हैं, या अस्थमा है, तो चूँकि ये लोग, इन लोगों को इस मौसम में वायरसेस भी एक्टिव होते हैं, आपको पता है,
तो इस मौसम में वायरसेस लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो एक तो उनकी इम्यूनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है अगेंस्ट H1N1 और मतलब फ्लू वैक्सीन। सेकेंड उनकी नीमोकोकल वैक्सीनेशन की भी अशद ज़रूरत है ताकि उनको बचाया जा सके। तो इस तरह हम काफ़ी चीज़ें यानी उसकी ट्रांसमिशन को रोक सकते हैं, उसकी सीवियरिटी को रोक सकते हैं। दूसरा जो स्मॉग है, ज़ाहिर है स्मॉग प्लस फॉग, तो उसमें ज़ाहिर है जिनको हसासियत है, अस्थमा है यानी एलर्जिक फेरेंजाइटिस है, लेरेंजाइटिस है या अस्थमा है, तो ऐसे लोगों के लिए भी ज़रूरी है कि इस मौसम में वो बहुत ही वल्नरेबल होते हैं, यानी बहुत ही उनको आसानी से ये स्मॉग जो है उसको हिट कर सकता है, उसके गला भी ख़राब कर सकते हैं, साथ साथ उनकी सांस की नालियों में भी इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं। तो ऐसे लोगों में मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है। और जो मैंने पहले बताई थी उनकी जो है डाइट अच्छी होनी चाहिए, हाइड्रेशन अच्छी होनी चाहिए और साथ साथ वैक्सीनेशन होनी चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब देखिए, एक तो मसला ये भी, अगर मैं पूरे शहर के हवाले से बात करूं तो हमारे शहर में जो जंगली कबूतर हैं, जो खाली प्लॉट होते हैं, हम देखते हैं कि वहाँ पर वो आबाद होते हैं और लोग यहाँ पे हम देखा कि उनको दाना बहुत डालते हैं। अच्छा, अब लोगों को ये अंदाज़ा नहीं है कि इनकी ड्रॉपिंग्स जो हैं, और जब ये उड़ती हैं, जब ये कराची शहर में आजकल तो हवा भी बहुत चल रही है, तो इनकी जो ड्रॉपिंग्स यानी कि जो, अगर मैं आसान अल्फाज में, जो इनकी जो बिट होती है, ठीक है, जो कि वेस्ट मटेरियल होता है, जब ये हवा में मुअल्लक होती है और उसके बाद ये हवा में रहती है, तो ये हमारे लिए, क्योंकि हम इनहेल कर रहे हैं, मैं स्पेसिफिकली उन मेरे भाइयों के लिए जो कि बाइक में जो पैदल चल रहे होते हैं और वैसी किसी जगह पर गुजरे होते हैं, तो उनके लिए कितना खौफनाक है हमारे लंग्स के लिए। ये बहुत ही अच्छा सवाल, और लोगों को अवेयरनेस देने की ज़रूरत है इस हवाले से कि एक तो जो बर्ड्स हैं, कबूतर हैं या दूसरे हैं, पैरट्स हैं या दूसरे हैं, कबूतर हमारे पास बहुत ज़्यादा है, हर जगह पे दाना डाला जाता है, घर के सामने दाना डाला जाता है, बालकनियों में दाना डाला जाता है, वहाँ पे उनके घोंसले बने हुए हैं, सारी चीज़ें। तो ये लंग्स के हवाले से और पर से पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम के हवाले से बहुत ही लीतल हो सकता है। लंग्स में एक होता है हाइपर सेंसिटिविटी निमोनाइटिस या बर्ड फेंसियर लंग, वो इंतहाई ख़तरनाक, जिसमें पेपरों के अंदर जाला लग जाता है और लोग ऑक्सीजन डिपेंडेंट हो जाते हैं और वो कबूतर हटाने को तैयार नहीं होते। तो एक तो वो उसके यानी वो फेटल है, बहुत ही फेटल है, यानी हम देख रहे हैं आए दिन ऑक्सीजन पे आते हैं हमारे पास, कबूतर हटाने को कहते हैं, बर्ड्स हटाने को कहते हैं, वो नहीं हटाता। और देखिए इसमें आपको गुना नहीं मिलेगा, ये माइग्रेट कर जाएंगे, इनको दाना नहीं मिलेगा तो ऐसा नहीं कि वो इंसानों की तरह वहीं बैठे रहेंगे, टच से मस हिलेंगे नहीं, वो माइग्रेट कर जाते हैं अपने रिस्क के लिए। हाँ, जो मतलब आपकी ज़िंदगी अगर उस पर वो है ख़तरे में है तो ज़ाहिर है उनको तो आपने भगाना ही है, उनको वो करना है। दूसरा जो आपने अस्थमा या दूसरे कंडीशंस का, ये कराची के हवाले से ज़ाहिर है हर जगह पे पोल्यूशन, डस्ट बहुत ज़्यादा है, वैसे भी बहुत ज़्यादा हम रेस्पिरेटरी जो इश्यूज़ के साथ बहुत ज़्यादा आए दिन अपने क्लिनिक्स में देखते हैं, और उसके ऊपर ये जो कबूतर और आपने जिस तरह फरमाया, तो बेहतर ये है अवेयरनेस फैलाने की ज़रूरत है। इनको जितना खास करके अपने घर में तो कम से कम ना रखें, बालकनियों में ना रखें, जाले लगाएं। और जिनको घर में, अगर मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, अगर किसी को मसला है, कोई कांस रहा हो, खुदा रहा, वो अगर हम कहते हैं उनको, वो कहते हैं फ़लाना मतलब चाचा नहीं हटाना चाह रहा है, फ़लाना नहीं हटाना चाह रहा है, फ़लाना नहीं हटाना चाह रहा है, तो खुदारा उसकी बात माने। और डॉक्टर्स ने जो एडवाइस की है, वी नो कि उनके लंग्स में क्या चल रहा है, उनके इस्तेमाल को किस तरह मतलब मल्टीपल मेडिकेशंस पे वो इस्तेमाल उसका ठीक नहीं हो रहा है, और इसका वाहिद हल ये है कि इस ट्रिगर को हटाएं। तो दिस इज़ ट्रिगर, तो इस ट्रिगर को हटाएं। सही। अच्छा, हमारे साथ कॉलर मौजूद है रावलपिंडी से, सुमेरा साजिद। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी सुमेरा, आप ठीक हैं? जी अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र, ठीक। सुमेरा क्या पूछना चाहेंगी? आपसे भी मेरे जो ये कहना था कि आप बहुत बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत ज्यादा। और बहुत शुक्रिया। मैंने डॉक्टर साहब से यही सवाल करना था कि एक तो मैंने अपनी भी मसला पहले बताया कि पूरी सुबह उठो तो ज्यादा रेशा होता है गले में, और नाक भी इस तरह से अजीब सी होती है, बॉडी में पूरी में दर्द होता है। यही मौसम की जॉब चल रहा है इन दिनों में। और एक मेरे बेटे का मसला है कि उसकी ये मौसम हो गया या गर्मी का मौसम हो गया या सब, उसके तो 12 महीने उसकी जो चेस्ट प्रॉब्लम है ये बहुत ज्यादा है। तो हमने हर तरह का इलाज करवाया, जो डॉक्टर पास लेके जाते हैं, वो मेडिसिन वगैरह देते हैं, इंजेक्शन लगवाते हैं। वैक्सीन मेरा ख्याल है कि हमसे थोड़ी सी बेहतियाती हो गई है, मैं नहीं करवाई उसको, डॉक्टर ने उस तरह बताई थी।
तो उसका प्लीज कोई खुदारा हाल बता रहे हैं, उसको बहुत ज्यादा मसला, कोई लम्हा नहीं होता जब उसको खांसी ना हो और बलगम ना हो और इस तरह से, और वो बच्चा है वो एहतियात भी नहीं करता, इतना बच्चा भी नहीं है, उसकी उम्र 13 साल है लेकिन वो एहतियात भी नहीं करता, ग्राउंड में खेलने चला जाता है, शायद 10 से किस वजह से उसको ये प्रॉब्लम। ओके ओके, चलें चलें ठीक है। मैं डॉक्टर साहब से पूछ रही हूँ। डॉक्टर साहब, एक तो इनको खुद भी जो है इनको बलगम की प्रॉब्लम है, बेटे का वो कह रही है कि थ्रू आउट द ईयर बच्चे के साथ ये पता है ये एलर्जीज़ हैं इसको, वेरी लाइकली ये एलर्जीज़ हैं इसकी जो कि थ्रू आउट द ईयर रहती हैं। एलर्जीज़ 2-3 मुख्तलिफ इक़साम की होती हैं और ये फूड एलर्जीज़ नहीं है कि मैं किसी ग़िज़ा को बंद कर दूँ, ये इन्वायरमेंटल एलर्जीज़ हैं, ठीक है। अब इसमें 2-3 काम करने होते हैं। बच्चे की हाइड्रेशन, जैसे कि सब ने कहा, क्योंकि जितना पानी पिएंगे हमारा जो अंदर की लाइनिंग होती है वो बेहतर रहेगी, उसकी हेल्थ बेहतर रहेगी, क्योंकि हमारी बॉडी में खुद जो है हिफाजती कुछ निज़ाम हैं। अगर ड्राइनेस होगी तो वो निज़ाम ख़तरे में होते हैं। अगर हम अच्छे से उसको मॉइस्चराइज रखेंगे जो कि पानी पीने से, तो हम बेहतर रहेंगे। प्रोटीन का इंटेक जो कि दालों में, सब्जियों में, दालों में, अंडों में, गोश्त में, फ़िश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उसका इस्तेमाल करें। सारा साल जो एलर्जीज़ रहती हैं उसको थोड़ा कैटेगराइज करना पड़ेगा कि किस किस्म की एलर्जीज़ हैं। बेहतर ये रहेगा कि बच्चे को थोड़ा सा किसी एक करीबी बच्चों के माहिर को दिखा दिया जाए ताकि वो उस हिसाब से उसकी दवाइयाँ करें। लेकिन ये एलर्जीज़ हैं, ये इसका वो प्रॉब्लम नहीं है कि चेस्ट ख़राब, उसका लंग्स में कोई इशू है। ये एलर्जीज़ हैं, सारा साल रहती हैं, मौसमी एलर्जीज़ हैं, आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे वो कह रही है उनका बेटा पार्क भी बहुत जाता है, बच्चे खेलने के लिए जाते हैं, क्रिकेट खेलने के लिए जाते हैं। एक चीज़ ऐड करूँगी, जिन लोगों को एलर्जीज़ होती है ना उनका लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हमें नहीं पता, जैसे अभी हमने बात की थी कबूतर हैं, जितनी मेडिसिन आपने इस्तेमाल कर ली, अब उसकी ट्रिगर एलर्जी हो रही है उन कबूतर की वजह से, आप लाख तदबीर कर लें वो चीज़ बेहतर नहीं हो नहीं सकती। तो वही बात ये है कि बच्चे को ये है, बाहर जाता है तो थोड़ा सा उसको समझाना पड़ेगा कि बेटा आप सफ़र करते हैं, उसको लाइफस्टाइल मॉडिफाई करना पड़ेगा। अगर वो बाहर जा रहा है पार्क में, तो वही बॉटल साथ रखे, हाइड्रेट रखे अपने आप को, प्लस ये कि मास्क का इस्तेमाल करे, या कोई इस तरह के खेल जो एक मखसूस खेल के बाद उसको खांसी का दौरा पड़ता है या इस तरह की चीज़ होती है, उसको खेलना थोड़ा सा कम करना पड़ेगा अगर अपना लाइफस्टाइल बेहतर करना है तो अगेन बात वही होती है कि आपने अपनी अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, देखिए हम इतने सारे लोग बैठे हैं, कोई एक एलर्जी से प्रोन होगा तो एहतियात उसको ज़रा ज़्यादा करनी पड़ेगी बनस्बत हम सबके ना। एक बात बस मैं ऐड करना चाहूँ कि कुछ एयर प्योरीफायर का कॉन्सेप्ट भी आजकल बहुत हो गया। एयर क्वालिटी घरों में गंदी हो गई है माहौल की वजह से। एयर प्योरीफायर एक कमर्शियल भी है, लेकिन एक बहुत नेचुरली कुदरती जो एयर प्योरीफायर होता है वो पौधे और प्लांट्स होते हैं। तो जिनको प्रॉब्लम रहती है वो अपने अतराफ में, अगर स्नेक प्लांट है, मनी प्लांट की बेल है, ऐसे पौधे जो कि जब्स कर लें। दूसरी चीज़, घरों में आप जो है कालीन, गालीचे या मोटे पर्दे हैं, ये भी सबब बनते हैं एलर्जीज़ का। तो उसकी जगह एक सिंपल ब्लाइंड्स जो कि आसानी साफ़ हो सकें, जिनमें धूल मिट्टी ना जमा हो, बच्चों के कमरों में, बच्चों की रज़ाइयों में, इन चीज़ों का ज़रा ख्याल करें कि ऐसा मटेरियल हो जो कि वॉशेबल हो और जो गर्द अपने अंदर जमा ना कर रहा हो। तो ये भी एक हो सकता है। तीसरी चीज़, जैसे कि बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया कि पेट्स होते हैं, बर्ड्स हैं, इनसे भी एलर्जीज होती हैं। कैट्स होती हैं बहुत सारे घरों में, वो उनके हेयर्स जो गिरते रहते हैं, उनके जो फर्स होते हैं, उनसे भी एलर्जीज होती हैं। तो इन चीज़ों का, ये 2-3 चीज़ें वो अपने कंट्रोल में कर सकती हैं। करना पड़ेगी, अदरवाइज फिर वो माहौल की जो आलूदगी है वो कुछ हद तक आप कंट्रोल नहीं कर सकते, तो जो अपने हाथ में कंट्रोल है वो यही है। सही, बिल्कुल सही। अच्छा, मैं चाहूँगी डॉक्टर बिल्किस आप भी ज़रा किचन काउंटर की तरफ चले जाएँ, क्योंकि देखिए हमने साथ साथ कहने दवा और दुआ दोनों चीज़ें हमने साथ करनी है, और ये तो वो चीज़ें जो कि आप रोज़ अपने घरों में अपनी लाइफ का हिस्सा बना सकते हैं कि आपने करनी है। आप बिल्कुल इंतज़ार ना करें कि बीमारी आपको आके वो सलाम करे तो आपके अच्छा जी वो हो तो मैंने कुछ करना है अपने लिए। ये चीज़ें आपको साथ साथ करनी है। जी, पहली चीज़ हम क्या करने चाहिए? अच्छा, सबसे पहली चीज़ मैं ये बता रही हूँ कि एंटी एलर्जी, हाँ, नेचुरोपैथी में एंटी एलर्जी बता रही हूँ। नेचुरोपैथी में सबसे अच्छी एंटी एलर्जी जो है वो लौंग है। लौंग और बेसल यानी तुलसी, इनका कहवा बना के बच्चों को भी दे, बड़ों को भी दे, और रोज़ाना जो है ना ये पिलाना चाहिए, तो इससे बहुत ज़्यादा अच्छा। लौंग में से सोच रही हूँ उसका फ़ायदा कितना है। हमारे पास वो बड़ी प्यारी हमारी एक्ट्रेस आती हैं फ़हीमा, तो वो अपने ना वॉलेट में रखती हैं लौंग। तो मैंने कहा आप क्यों हर वक्त वॉलेट में भी लौंग होती है? कहती जब मुझे चाय मिलती है ना, मैं चाय में भी लौंग डाल देती हूँ अपनी, कि चाय कहीं बाहर की भी चाय मिली उसमें भी लौंग डाल के। तो कहती और मेरे कुछ लोग कहते बरकत भी बड़ी होती है। तो पता नहीं कितने अच्छा, जैसे चित्राल में पुराने ज़माने में ऐसा होता था, जो दुल्हन होती थी ना तो उसको उसके साथ जो है ना लौंग हम पिरो के और करके ना उनको देते थे। हाँ, लौंग से ये कहते हैं कि ना आपकी नेगेटिविटी भी ख़त्म होती है।
ओके। हाँ, और नेगेटिविटी और कुछ भी हो, जैसे आप 2 लौंग 7 दिन तक खा लें, तो अगर आपको इल्यूजन्स है, कुछ भी है, आपको लगता है किसी ने कुछ कराया है, मिसाल है, बाज़ औक़ात B12 की कमी से ही सब होता है, ठीक है, तो फिर आप 2 लौंग रोजाना लें और खुदारा मल्टीविटामिन ले लें जिसमें B12 हो, तो उससे बहुत फर्क पड़ता है, ठीक है। अच्छा, अब कुछ लोग होते हैं ना, पानी पीना नहीं, देखें चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, बॉडी को हाइड्रेट रखने के लिए 8 ग्लास पानी तो लाजमी पीना है, मगर कुछ को पानी का जायका अच्छा नहीं लगता, ठीक है, तो फिर एक ऐसी एंटी एलर्जी वाटर बनाना बता रही हूँ कि आप पूरा दिन ये वाला पानी पिए ताकि उससे आप हाइड्रेट भी रहें और इनकी आपको इफादियत भी मिलती रहे। इसमें आप जैसे 1.5 लीटर आपने पानी लिया है तो आप इसमें 5 लौंग डाल दें, ठीक है, 5 लौंग आप डाल देंगे। इसमें फिर आपने तुलसी के पत्ते, अच्छा न्याज़बो जो है तुलसी की फैमिली है, बेजल जो असल होता है उसके वाइट फ्लावर्स होते हैं, वो बहुत ऐसा होता है कि उसके पास से कोई गुजर भी जाए तो वो जो है खत्म हो जाता है। अच्छा। उसको बहुत पाकीज़गी चाहिए, टू बी वेरी फ्रैंक, वो जो है ना नहीं रहता। लेकिन चले अगर आपको नहीं तुलसी मिल रही तो यहाँ पे जैसे बिटर वाली रखी हुई है, स्वीट बेजल बहुत मुश्किल से किसी के घर में सही तरीके से वो होता है, बड़ा नाजुक और बहुत नखरीला पौधा होता है, ठीक है, लेकिन अगर बिटर वाली मिल रही है, देखिए यहाँ पे न्याज़बो भी है और बिटर वाली तुलसी भी है, इसके छोटे से पत्ते होते हैं, तो ये लें तो ये इसमें मेडिसिनल वैल्यू न्याज़बो से कुछ ज्यादा होते हैं, ठीक है। ये आपने लेना है मुट्ठी भर और इसको आपने करना है क्रश, आपने पानी को सिर्फ गर्म करना है, पानी उबालना नहीं गर्म करना है। वो पानी जो आप पहले से पीने के लिए आप रख रहे हैं, उसमें आप मुलैठी की एक छोटी सी डंडी डाल देंगे। मुलैठी गले की खराश के लिए बहुत बेहतरीन है, इसीलिए पान वाले मुलैठी रखते हैं, और जो अवाल वगैरह होते हैं वो जरूर लौंग और मुलैठी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसका इतना सा टुकड़ा आपने डालना है, बहुत ज्यादा नहीं, इतना सा, ठीक है। और उसके बाद आप इसमें डालेंगे अजवाइन, ये आपका एंटी एलर्जी जो है वाटर तैयार हो जाएगा। अच्छा, आपने मुलेठी की बात की, वो जो सिरप आते हैं खांसी के, उसमें भी मुलेठी का फ्लेवर भी आता है जी, और नेम इट बट हाँ आता है। और इसमें आप डालेंगे अदरक, ठीक है, अदरक को चॉप करके डालेंगे और इसको हल्का सा गर्म करके सारी चीजें इन्फ्यूज हो जाए। अदरक को बहुत पतला बारीक बारीक काट के डालेंगे, ठीक है। तो ये आपका एंटी एलर्जी वाटर तैयार हो गया, 1.5 लीटर आप डेली पीना शुरू कर दें। और बेजल लीव्स जो है ना वो आप प्लीज चबा लें। और जो छोटे बच्चे होते हैं, बहुत ही छोटे 6 महीने से छोटे बच्चे होते हैं, उनके साथ आप ये करेंगे कि देखिए मच्छर उनको भी काट सकता है ना, तो तुलसी के पत्ते ले ले। वैसे बेजल ऑयल बहुत अच्छा होता है, लेकिन नहीं है तो आप तुलसी के पत्तों को ही क्रश करके इधर लगाना शुरू कर दे। जिनको खांसी वगैरह हो ना बच्चों के, ये वाली जगह जो है आप लगाएं छोटे बच्चों को, आप देखें उससे एक तो मच्छर भी करीब नहीं आएगा इसकी खुशबू से, और उनको जो खूं जैसे खांसी वो नहीं होगी। और ये इसी को लेके तुलसी को लेके ऐसे करके क्रश करेंगे ना, इसका वॉलेटाइल ऑयल आपके हाथ में आ जाएगा। अगर अभी मैं आपको आके सुंगाऊं तो इसमें खुशबू बड़ी अच्छी होगी। यहाँ लगाना है, बच्चों के पीछे लगाना है, और पाँव पे भी ऐसे मसल दें इसको, छोटे बच्चों को, ठीक है। तो इससे जो हो ना उनको एक तो उनकी आपने पाँव पे मसाज कर ली और इसके बेनिफिट्स उनको मिल गए, ये एकदम एब्जॉर्प्शन हो गई, उससे उनकी जो नज़ला खांसी, देखिए 6 महीने तक डॉक्टर्स भी बच्चों को ज्यादा दवा नहीं देते, लेकिन 6 महीने तक जो है ना उनको प्लीज शहद भी ना चटाएं। जी जी, अगर आपके खानदान में पोलन एलर्जी है तो, पोलन एलर्जी क्योंकि ये बनता है फूलों के पोलन से ही बनता है ना, तो पोलन एलर्जी में शहद नहीं देना चाहिए, अदरवाइज शहद आप दे सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको अगर आप कुछ तो डॉक्टर्स कहते हैं कि बच्चों को आपने 1 साल तक आपने शहद नहीं देना, वो नहीं कहते, जो भी एलर्जी वाली चीजें होती है ना वो आपने नहीं देना। मैंने कहा कि अगर आपको पता है कि आपके खानदान में पोलन एलर्जी नहीं है तो आप शहद चटा सकते हैं, अगर 6 महीने के बाद, ठीक है, नहीं तो आपने नहीं देना, ठीक है। अच्छा, और दूसरा नेचुरोपैथी में बुखार उतारने के लिए एक लकड़ी आती है, जैसे हमारे वो उस मनी प्लांट का पौधा होता है, उसी तरह ग्लू का पौधा होता है, अच्छा, उसको कहते हैं गिलू की लकड़ी, अच्छा, वो बहुत अच्छा होता है। सिर्फ वही अगर आप उबाल के पी लें तो उससे जो है ना आपके इन्फेक्शन कंट्रोल होते हैं, तो बुखार उतर जाता है।
ठीक है। अच्छा, एक मेरा बहुत ही आजमाया हुआ नुस्खा बच्चों के लिए, बहुत जबरदस्त नुस्खा है। ये बहुत बड़ी प्याज है, जी। आपने तो इतनी छोटी सी प्याज लेनी, जैसे नींबू जितनी प्याज छोटी छोटी आती है ना, वो उसको आपने देखे इस तरह काटा, उसके ऊपर आपने डालना है चीनी, ऐसे, ठीक है। फिर आपने उसकी दूसरी लेयर काटनी है पतली पतली, और उस पर आपने चीनी रखनी है, ठीक है। फिर आपने दोबारा एक लेयर काटना है। ये तो बहुत बड़ी प्याज है, तो जो छोटी प्याज होती है उसमें ये हो जाए। डॉक्टर बिल्किस रुक जाइए, एक बड़े मजे का नुस्खा भी और ब्रेक भी आ रही है, तो ब्रेक के बाद इसको दोबारा से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो प्याज और चीनी अगर आपके घर में है फौरन निकाल के साथ में रखें। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले डॉक्टर बिल्किस हमें 2 चीज़ों से कुछ बनाना सिखा रही थी। वो था कि जी एक छोटा उन्होंने कहा प्याज आप लें, प्याज को स्लाइस करें, उसके ऊपर चीनी डालें, देन फिर स्लाइस करें पीस और पतले पतले स्लाइसेस करें। ये किस चीज़ के लिए डॉक्टर बिल्किस? बताती हूँ। प्याज और चीनी का कॉम्बिनेशन। हाँ, इसको जैसे इस तरह मैंने रख लिया, 5-10 मिनट आपने रखना है। उसके बाद इसको हाथ से मसल लें, लेकिन हाथ साफ होने चाहिए, ठीक है। हाथ से मसल लें। इसका 1/2 टीस्पून तक जो है ना, इसका एक एक्सट्रैक्ट निकल आएगा। अच्छा, इसको कूटना वूटना कुछ भी नहीं है, ना ही ग्राइंड करना है, याद रखिएगा। जी, ये भी एंटी एलर्जी भी है, और बच्चों का बुखार, इन्फेक्शन जैसा भी हो, कंजेशन जैसा भी हो, उसको उसके बलगम को उखाड़ देती है। इसके बाद इनको उल्टी होती है और काफ़ी बलगम निकल जाता है, और बच्चों का बुखार भी मेरे अपने बच्चों पे आजमाया हुआ नुस्खा है। उनसे इन्फेक्शन जो है ना बहुत जल्दी क्योर होता है, और होम्योपैथिक में तो इसकी दवा भी मिलती है। ये किन किन के लिए अच्छी है? जिनको पोलन एलर्जी होती है, जैसे ही मौसम बदलता है 3 महीने बाद उनके साथ क्या होता है कि छींकें, स्नीजिंग, और ये जो है ना पूरा अपने आप को रगड़ रहे होते बच्चे, उनको आप लाजमी दें। आप डॉक्टर के पास भले जाएं, आप डॉक्टर का इलाज कराएं। प्याज चीनी से मतलब कि 2 चीज़ें ऐसी हैं कि हर घर में होती है, और ये है आपका फर्स्ट एड, यानी कि डॉक्टर के पास जाने से पहले आप दवा नहीं देना चाहते, कुछ भी नहीं, तो आप ये लाजमी दें। तो इससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, और है ना बलगम भी उखड़ जाता है, और जो है ना बच्चे सुकून में आ जाते हैं। और जो छोटे बच्चे होते हैं 6 महीने के बाद आप इनको 1 से 2 कतरा देते हैं, वो भी वॉमिट करने के बाद सुकून में आ जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमने बात की कि हमें इम्यूनिटी बढ़ानी है। एक बात याद रखिएगा, मौसम के हिसाब से ग़िज़ा भी बदलनी है। और न्यूबॉर्न बेबी जैसे खाने पे आते हैं तो एक चीज जो है ना, बनाना बहुत ज्यादा देते हैं। इस मौसम में बनाना बिल्कुल ना दें, ठीक है। बनाना एक अच्छी ग़िज़ा है, देते, लेकिन ये जो सर्द मौसम है उसमें केला नहीं देना चाहिए। हम नेचुरोपैथ कहते हैं। टोमेटो केचप नहीं देना चाहिए। फ्रीजी ड्रिंक्स बच्चों को नहीं दें, ठीक है। आप इम्यूनिटी बढ़ा रहे हैं, फिर माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो फिर आप नहीं दे, क्योंकि देखिए अगर एक तो केला कोई हम दरख्त से पका के तो नहीं उतार रहे ना, उसकी हिफाजत अलग, उसको कार्बन पे पका के सब दे रहे होते, तो ये बच्चों की अच्छी ग़िज़ा है, मगर इस मौसम में बिल्कुल भी नहीं। फिर भी अगर आप बाज लोग ना देखिए, हम लोग कहते हैं जो लेज बनाता है ना वो आपके अंदर, नेचुरोपैथी कहते हैं, जो लेज बनाता है वो आपके अंदर लेज जरूर बनाएगा। अब मैं आपको बताती हूँ, चावल लेज बनाता है, नेचुरोपैथी में मना करते कि चावल अगर सीना ठंडा है तो नहीं खाएं। जैसे भिंडी भी हो गई, भिंडी भी नहीं खाएं, वो अपना अरवी भी नहीं खाएं, केला नहीं खाएं, ठीक है। अच्छा, खाने के लिए क्या कहते हैं, बच्चों के लिए अच्छी ग़िज़ा होती है नाशपाती। दूध भी तो मना करते हैं, दूध बहुत ज़्यादा रेशा हो। देखिए अगर दूध में आप अंडा डाल दें, लौंग डाल दें, तो प्रोटीन का वो सोर्स है आपका, उसको बदल दें, उसका ना मतलब कि उसकी तासीर बदल दें, ठीक है। और बच्चों को एक बात और मैं माओं को कहूंगी कि हमारे यहाँ ये होता है कि बना के रख देते हैं और फिर बच्चों को खिलाते। अव्वल तो आप इम्यूनिटी और जहन अच्छा करना है तो हमेशा घर का बना हुआ दें, सही है। आप प्रिजर्वेटिव्स चीजें ना दें, ठीक है। और दूसरा ये कि नीम गरम बच्चों को खाना और दूध देना चाहिए। नीम गरम का मतलब ये नहीं कि जल रहा और दे दें और बच्चों का मुंह पका के बोले। डॉक्टर बिल्किस ने कहा था खुदारा जरा सही नहीं, निलाने के लिए भी आपने देखना है, चेक करते तो कोनी निलाने के लिए भी देखना है, गरम पानी तो कोनी डाल के देखे। अगर आपका ये गरम हो रहा है तो नहीं, और दूध वगैरह दे रहे हैं तो चेक करें यहाँ पे आपको गरम लग रहा है नहीं, ठीक है।
ये चीज़ें ये एहतियात करें तो इंशाल्लाह इससे फ़र्क पड़ेगा। एक ज़बरदस्त बूटी है खांसी के लिए, बड़ों को हो जाती है, बच्चों को हो जाती है, और वो वाली डॉगी वाली खांसी जो जाती ही नहीं है और पसलियां खत्म हो जाती हैं। खांस खांस के मेरे पास बुजुर्ग रोते हुए आते हैं कि हमारी पसलियां खत्म हो गई। ठीक है, उनके लिए है काकड़ सिंगी। इसको काकड़ सिंगी इसलिए कहते हैं, देखिए आप इसकी शक्ल देखेंगे ना, सींग जैसी बनी हुई होती है। ठीक है, सींग जैसी बनी हुई होती है। अच्छा, जब कोई लोग इनको तोड़ते हैं तो कहते हैं इसके अंदर है ना फंगस है, ये कुछ भी नहीं, वो इसका पार्ट होता है। अच्छा ठीक है, सही है, वो इसका पार्ट होता है, कुछ नहीं होता। आपने क्या करना है, काकड़ सिंगी को आपने भून लेना है, थोड़ा सा भूनना है, जलाना नहीं है। कुछ लोग इसको इतना भून लेंगे कि फिर ये काला हो जाएगा, तो इसकी इफादत आपको नहीं। की बात है, ऑलरेडी काला है, तो सोचिए चढ़ के कितना काला हो जा रहा है। ठीक है, आपने काकड़ सिंगी, लौंग और शक्कर तगाल, सफेद कलर का आता है, ये तीनों चीजों को जो है ना अच्छी तरह भून लें। भूनने के बाद इसको पीस लें। पीसने के बाद इसको शहद में मिक्स करके आप इसको चटाएं। इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। और देखिए, लौंग आपने कहा था ना कि लौंग में इफादत, लौंग किस चीज के लिए, बाल सर के जा रहे होते हैं लौंग का तेल, जिस्म में दर्द हो रहा होता है लौंग का तेल, दांत में दर्द हो रहा होता है तो लौंग का तेल, पेट में भी आपको मैं बताऊं IBS के लिए भी लौंग बहुत अच्छी है। जिनके पेट में बहुत ज्यादा दर्द रहता है, इरिटेबल बाउलिंग सिंड्रोम है, वो भी अगर 2 लौंग 7 दिन तक सुबह खाएंगे, उनको बहुत फर्क पड़ेगा। और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए फलों में और उसमें हर्ब्स में सबसे अच्छी चीज है सीबकथॉर्न। सीबकथॉर्न वाहिद फल है जिसमें B12 है, वरना B12 आपको बड़े के गोश्त में मिलता है। और विटामिन C आंवला से 80% ज्यादा है। तो सीबकथॉर्न अल्हम्दुलिल्लाह हम ब्लेस्ड है कि पाकिस्तान में नॉर्दर्न एरिया में है। कोई भी जाने वाला आप मंगा सकते हैं, अब तो पेजेस बने हुए वहां मिल सकते हैं, तो आप वो लेके वो पाउडर जरूर इस्तेमाल करें। एंटी एजिंग के लिए, शुगर पेशेंट के लिए, इम्यूनिटी बूस्टर है, बच्चों को आराम से दे सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है कि आप बच्चों को जो है होता है ना कि कुछ चीज देना है कुछ चीज नहीं देना है, वो सौर है। जैसे लेमन विटामिन C से भरपूर है, लेकिन अगर हम लेमन जूस बच्चों को देंगे तो खराश हो जाएगा। इसके साथ ये सारे मसाइल नहीं होंगे, तो आप ये आराम से दे सकते हैं। नहीं तो इसका ऑयल फ्यू ड्रॉप्स यानी 2 से 3 कतरे दूध में डाल के बच्चों को लाजमी दें। कि अक्सर बच्चों के बारे में कहा जाता है, जब बच्चों का जो गला ख़राब होता है, जब बच्चों के सीना बहुत जकड़ा जाता है, तो कुछ डॉक्टर्स जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट होते हैं वो कहते हैं बच्चों को आप बजाय कि नेबुलाइज करें, वो कहते हैं बच्चों को स्टीम देना ज़्यादा बेहतर है डॉक्टर साहब। और जैसे बड़ों के बारे में भी लोग कहते हैं कि जी कि आप नेबुलाइज करें, तो लोग कहते हैं नहीं नेबुलाइज नहीं, आप स्टीम जो है, आपको डॉक्टर्स जो है वो स्टीम को भी ज़्यादा प्रेफर करते हैं। आप क्या प्रेफर करते हैं? देखिए, पहले तो समझना ये होगा कि जिस बच्चा या बड़ा उसको कोई ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिजीज़ ना हो, यानी अस्थमा ना हो, कोई एलर्जिक सिम्टम्स ना हो जिसके एयरवेज ब्रोंकोस्पाज्म में हो, उस कंडीशन में फिर नेबुलाइजेशंस की अफादियत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि वो ब्रोंकोडायलेटर हैं, उसको सांस की नालियों को खोल के रखते हैं। अपार्ट फ्राम दैट सिक्रीशंस को यानी थिन आउट करना, उनको निकालना, आपकी एयरवेज को इम्यूडिफाई करना, उस हवाले से, और थोड़ा सा सूदिंग इफेक्ट भी होता है। तो ये इस चीज़ के लिए हम भी स्टीम इनहेलेशन की बात करते हैं, लेकिन वही बात है कि केस टू केस, अगर कोई सीओपीडियन है, कोई एस्थमेटिक है, बिल्कुल वीजिंग विसलिंग साउंड्स आ रही हैं, सीना बज रहा है, तो हम ज़ाहिर है हम स्टीम से ज़्यादा जो प्रीफर करेंगे वो हम नेबुलाइजेशंस करेंगे। और नेबुलाइजेशंस में वो ब्रोंकोडायलेटर्स होते हैं, प्रोट्रोपियम होता है, साल्ब्यूटामोल होता है, मुख्तलिफ़ किस्म की ब्रोंकोडायलेटर्स आते हैं, वो देते हैं। लेकिन अगर सिक्रीशंस फंस रही हैं, नाक बिल्कुल स्टफ़ी हुआ है, तो और गला भी ख़राब है, उसके लिए भी स्टीम आप दे सकते हैं। याद रखें कि हमारी एक तो सर्दियों में जो वायरल इन्फेक्शंस हैं उनके लगने के चांसेस का जो ज़्यादा होना है, उसका एक रीज़न ये है कि हमारे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर जो सीलिया होते हैं, जो कि हमारी नेचुरल जो हमारी एक फोर्स होती है, जो कि आपके जो भी इरिटेंट्स आते हैं उनको क्लियर करते हैं, उनकी मूवमेंट भी वो डिप्रेस हो जाती है। तो एक तो अगर हम स्टीम देंगे और थोड़ा सा उसकी वजह से थोड़ा सा ह्यूमिडिफाई हो जाते हैं, तो उसके फंक्शंस भी बेहतर हो सकते हैं। डॉक्टर साहब मुझे एक बात बताइए, देखिए आप लोगों के पास लोग आते हैं क्योंकि आप वायरल इन्फेक्शन से बहुत वो देख रही होती हैं, आप इम्यूनोलॉजिस्ट हैं, आप ये एग्जैक्टली आप
सांस आ रहा सबका देख रहे थे। ये जो हमारे लोग मास्क लगाते हैं, ये क्या मसला है? ये मुंह पे लगा लेते हैं, इनको लगता है कि नाक बहुत स्ट्रांग है। नाक पे मास्क लोग क्यों नहीं पहनते डॉक्टर साहब? मुझे, मैं आप लोगों से जानना चाहती हूँ। आप लोग डांटते तो होंगे ना अपने पेशेंट्स को? बिल्कुल। वैसे आपको देख के लगता नहीं आप डांटते होंगे। आप डांटते होंगे? नहीं, हम ज़रूर तलकीन करते हैं, उनको बताते हैं। हमारे पास भी आते हैं, कोविड के दिनों में भी आ रहे थे, यहाँ पे लगा हुआ है। हाँ, और चिन में ब्लैक हेड्स हो जाएंगे। मुंह और चिन को बचा रहे थे लोग मास्क को। नहीं, ये बिल्कुल गलत प्रैक्टिस है और हम उनको हर बार तलकीन करते हैं। बाकायदा डांटना, शायद कभी डांटा हो, लेकिन ये कि हम उनको ज़रूर ताकीद करते हैं कि ये उसको जो है अपने नाक को भी कवर करना ज़रूरी होता है। क्योंकि एक चीज़ है, आप यहाँ से सांस ले रहे हैं, आप जब आप यहाँ पे लगाते हैं तो सांस भी यहाँ से नहीं ले रहे होते, नाक से ले रहे होते, तो वो जो इरिटेंट है, वो जो डस्ट है, वो जो फ्यूम है या जो स्मोक है, वो तो जा रही होती है ना। तो और दूसरा ये, अगर आप इन्फेक्टेड हैं तो उसके ज़रिए भी बाहर आप फैला भी रहे होते हैं। आई एम श्योर डॉक्टर साहब आप कपड़े का मास्क भी, क्योंकि जो कपड़े का मास्क है तो बहुत जल्दी कंटेमिनेट हो जाता है। हाँ, ये क्योंकि लोग जैसे कपड़ों का, लोगों ने जब आया था कोविड के टाइम में, ये फैशन आ गया था कपड़े का मास्क, लोगों ने अपने नाम लिखवाए हुए, इनिशियल्स लिखवाए हुए, लेकिन जब उसमें आप सांस ले रहे हैं वो बार बार कंटेमिनेट हो रहा है। मैं तो दूसरे मास्क भी लोगों को देखा था, लोग घर आते थे, वो मास्क जैसे अपने दुपट्टे के साथ वो मास्क भी लटका होता था, वापस जाते हुए फिर वही मास्क लगा के बाहर। जहाँ तक मास्क का ताल्लुक है, N95 आता है। जी। अब KN95 भी आ गया है। N95 बहुत ही स्टैंडर्ड होता है, वो खास करके एयरबॉर्न जो प्रिकॉशंस के लिए डॉक्टर साहिबा बैठी हुई बहुत इंपॉर्टेंट है, TB वगैरह के लिए। लेकिन सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा होगा वो उसी का होगा, लेकिन वो थोड़ा सा ज़ाहिर है उसका महंगा भी है, आपको आसानी से मिलता भी नहीं है। जो नॉर्मल जो सर्जिकल मास्क है, अगर वो भी पहने ना तो तभी बहुत ही आजकल जो साफ नज़ला जुकाम है वो ड्रॉपलेट होता है। ड्रॉप का मतलब होता है वो 6 फीट के अंदर आपका नज़ला आपने छींका, वो गिर गया। ठीक है, जो TB वगैरह होते हैं वो हवा में तैर रहे होते हैं, उनके लिए हमें बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन चाहिए होती है N95। लेकिन मास्क पहनने की कुछ शरायत है, साफ सुथरा पहने, बार बार उसको ऊपर नीचे ना करें, अच्छे से सील बनाएं नाक से लेके इधर तक, और ज़रूरत के तहत पहने। अगर आपके घर में कोई बीमार है, जैसे कि आजकल मेरे बच्चों की स्कूल में जो बच्चे बीमार हैं तो दे गो आउट एंड दे वेयर अ मास्क, लेकिन अपनी हिफाजत के लिए भी, दूसरों की हिफाजत के लिए। डॉक्टर साहब मैंने अक्सर लोगों को देखा बात करते हुए मास्क उतार देते हैं। अच्छा, वो मैं कह ये रही थी तो ताकि आपके मुंह पे सारे ड्रॉपलेट्स आए। तो ये अक्सर लोगों को देखा कि लोग ये भी बहुत ज़्यादा करते हैं। और अच्छा, सही तरीके से तो वो हिफाजत है, लेकिन अगर आपने गंदा मास्क पहना, उसकी सही केयर नहीं की, तो आपके लिए वबाले जानवर, एलर्जीज बढ़ जाती हैं। सो आपके लिए वो फायदे की बजाय नुकसान पहुंचा सकता है। लाइफ क्या होती है वैसे जब मास्क गंदा हो जाए, डर्टी हो जाए, यू हैव टू थ्रो इट। हाँ, तो ये जो अक्सर मैं लोगों को देख रही होती है कि जो लोग तकरीबन हफ्ता एक मास्क चलाते हैं। और बहुत अच्छी बात की, कपड़े का मास्क डज नॉट प्रोवाइड, ये तो देखिए एक साइंटिफिक बैरियर होता है। इस N95 का मतलब होता है 95% फिल्ट्रेशन, इसलिए उसका नाम N95 रखा गया है। जो सर्जिकल मास्क भी होता है, जो ब्लू कलर का हम देखते हैं, उसमें भी खास पेपर होता है जो कि पार्टिकल्स क्लियर करता है। कपड़ा इज नॉट, इट्स अ फैब्रिक। वो फैशन तो हो सकता है बट इट्स नॉट मेडिकली। और अगर वो कंटामिनेटेड हो तो जब आप उसी में से इतनी चीजें दोबारा से सूंघ के वो कर लेंगे, और उसी के थ्रू, क्योंकि आप सांस ले रहे हैं, तो वही कंटामिनेशन के थ्रू जो आप एयर आ रही होगी, सोचे उससे आपका क्या बड़ा गरक करना है। तो आज की में यखनी कितनी इंपॉर्टेंट, में जाते जाते यखनी पे भी जरा प्लीज। यखनी बहुत ज़रूरी है। अच्छा देखिए, मतलब मैं हमेशा कहती हूँ चिकन की ना आप इस्तेमाल करें, चिकन फ़ायदेमंद है, लेकिन वो फार्मी चिकन का कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, वो सारे हार्मोन्स और केमिकल्स, तो खुद बीमार कमजोर बैठे, उसका जो अर्क है वो क्या आपको फ़ायदा पहुँचाएगा। हड्डी गुड्डी का शोरबा कहते हैं, हड्डियों का शोरबा है, बहुत अच्छा है, ज़रूर इस्तेमाल करें। सही। आप डॉक्टर जी देखिए, जो हड्डी गुड्डी का जो है, पायों का जो शोरबा होता है, उसको भूने ना, उसको 12 घंटे के लिए हल्की आंच पे पकाएं, ताकि उसके पूरे कोलेजन, देखिए 100 ग्राम्स में 48% कोलेजन होता है। फिर विटामिन डी भी होता है, विटामिन ई भी होता है। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए जो फैट सोल्यूबल है वो सारी आपको मिल जाती है। फिर आपका कोलेजन अच्छा होता है। जाहिर सी बात है, लोग इसलिए यखनी पिए कि कोलेजन अच्छा होगा, लेकिन उसको भून के ना पिए। थोड़ा सा आपने डालना है अदरक, लहसुन, हल्दी, और गरम मसाले डालना है तो थोड़े से, लेस इज मोर, और बस इसको चढ़ाएं, और जो इसका सफ़ेद जो वो निकलता है यखनी, वो पिएं। उसको अगर आप रखेंगे ना तो क्या होगा कि उसके ऊपर एक लेयर आ जाएगी, मोटी सी चिकनी। जी। जो चिकनी लेयर है वो आपके लिए नहीं है, और वो तभी हम हटा भी देते हैं। उसको आप बिल्कुल हटाएं। जो
जो पानी में डिसॉल्व हो गया है ना कोलेजन, वो ठीक है, वो आपके ब्लड में भी होगा। आप वो जो चिकनी लेयर पी लेते हैं वो आप कोलेस्ट्रॉल ले रहे होते हैं, जो एब्जॉर्प्शन नहीं है। बिल्कुल जी, वही आपके लिए एक तरीके से मैं बताऊं कि अगर आप वजन कम भी करना चाहते हैं तो डैट इज आपके लिए निरी जहर है, क्योंकि अक्सर हम कहते हैं जी हड्डी गुड्डी के सालन के वाले से बात होती है तो हमें होता है हमारा वेट बढ़ जाएगा, लेकिन नहीं, वो एक्चुअली बहुत अच्छा होता है। बस चाहिए कि अपना ख्याल रखें, अपने आसपास के लोगों का भी ख्याल रखें, मास्क पहने, और खुदा के लिए दोबारा से हाथ जोड़ के कहती हूँ, सेल्फ मेडिकेशन आपके लिए जहर है। कहीं ऐसा ना हो कि आप किसी सीरियस बीमारी में आ जाएं और वो मेडिसिन जो डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करें वो ऑलरेडी आप सेल्फ मेडिकेशन में ले रहे हो तो आप पे कुछ काम नहीं आएगा। आप सबका बहुत शुक्रिया। शाद रहिए, आबाद रहिए, अल्लाह पाक आपको औलाद के गम से महफूज रखे। ज़िंदगी तो कल मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। इंशाअल्लाह।